सस्टेनेबली हमारे पास में कितनी कैपेसिटी है। कई देश ऐसे हैं जो अपने रिजर्व को बचा के रखते हैं, जैसे शेल गैस अमेरिका बचा के रखता है। कई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका एक ऐसे देश हैं जहां बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं और वो लोग जो है इसमें पूरा का पूरा खदान जो है परसेंटेज 70% तक उन्होंने अपना जो है रिसोर्स उसको निकाल लिया है बाहर। भारत का डेटा जो है वो 5-10% के आसपास बोल रहा है। अब 1952 में कुछ नीति बनी और उसको बाद में 1957 में माइंस एंड मिनरल के ऊपर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन का एक कानून बना, जो लगभग 2015 तक एक सा ही रहा, कोई ज्यादा बदलाव नहीं रहा। जो भी उसमें लिखा हुआ था कानून में उसको फॉलो करते रहे, छोटे मोटे नोटिफिकेशन निकलते रहे। लेकिन एक सीएजी की रिपोर्ट आई कोयला संबंधी, और उस रिपोर्ट ने सरकार बदल दी। कोल घोटाले के नाम से हुआ और ये हुआ, और रिपोर्ट तो मामूली ठीक है, ऑक्शन नहीं कर रहे हो आप, इसलिए ये गड़बड़ है और इतने लाख करोड़ का फायदा हो जाता। ये उन्होंने अपना एक नोट दे दिया, उस नोट को ये बीजेपी ने उठाया और चलता रहा, और मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को बुरी तरह से खंगाला। खंगालने के बाद में ये जो नई गवर्नमेंट आई उसको इसमें से कुछ चाबियां मिली कि इसको किस तरह से बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, क्या करें। उन्हीं का वर्णन करते हुए, पुराने को रखते हुए हम ये करेंगे कि आखिर हम क्यों खोद के कर रहे हैं। तो 2015 में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला। इस ऑर्डिनेंस के 6 महीने के अंदर अंदर एक कानून 2015 में कुछ बदलाव किए। MMDR एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट जो है 2015 पे किया। इसमें मोटा बदलाव मैं शॉर्ट में कह दूं, बाकी भी अब बातें आती रहेगी जो भी साथी जुड़े हुए हैं। एक शेड्यूल जोड़ी गई जिसको चौथी शेड्यूल कहा गया, जिसमें 4 मिनरल लिए गए, बॉक्साइट, आयरन और लाइमस्टोन। ये चौथी शेड्यूल जोड़ी नई तरीके से इसको शेड्यूल बना दी। शेड्यूल का मायना ये था कि नोटिफिकेशन कर दिया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में रहे मामला। बाद में इन्होंने लाइसेंस कम माइनिंग लीज का कंसेप्ट रखा, लाइसेंस देना लेकिन माइनिंग करने का उसमें रखा, और 10 स्क्वायर किलोमीटर की एक लीज होती थी इनकी। तो इसमें इन्होंने बदलाव कर दिया कि दूसरा 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होती ही दूसरी लीज लेनी पड़ती थी। इन्होंने कहा नहीं, हम बताएंगे उतना आप बढ़ा सकोगे, उसको बढ़ाने का एक उन्होंने जरिया बना दिया, अपने हाथ में पावर ले लिया। बाद में लीज पीरियड था उसको भी बढ़ा के 50 साल तक कर दिया, कम था, लीज का एक्सटेंशन कर दिया, और एक फंड बना दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिसको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कहा गया, फाउंडेशन कहा गया। अब एक तो हम जो सोशल एक्टिविटी ले गए या प्रो ह्यूमन की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फंड है DMF के नाम से, उसको RTI एक्टिविस्ट के नाते हमें उसका धन पता करना चाहिए और उसको सही जगह पर्यावरण संबंधी या मानव जो खान में काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी खर्च करने का मोटा मोटा उसमें कंसेप्ट है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये 2015 में इन्होंने बदलाव किया। फिर 2016 में ज्यों ज्यों फेंक हुआ तो इनको 2016 में ये करना पड़ा कि एक माइंड होती है कैप्टिव माइंड और एक होती है नॉन कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब ये होता है कि भाई मालिकाना, जैसे कोयला निकाल रहे हो तो कोयले का उपयोग वो मालिक टाइप होता है, वो कहीं सार्वजनिक रूप से नहीं और इंडिविजुअली उसके हाथ में चाबी होती है। कैप्चर माइंड जिसको कह सकते हैं उसको कैप्टिव माइंड का। तो कैप्टिव माइंड को ट्रांसफर करने का पावर दे दिया। 2016 में इन्होंने एक्ट फिर बदला, 2016 में फिर ट्रांसफर का पावर दे दिया और कुछ और छोटे मोटे बदलाव किए। फिर इन्होंने 2021 में बड़े बदलाव किए। 21 में एंड यूज मिनरल पर रोक हटाई। एंड यूज का मतलब ये होता है कि भाई आप जैसे लोहा निकाल रहे हो और निकाल रहे हो तो उसमें मैंगनीज भी निकलता है, तो मैंगनीज के लिए अलग से उसको पड़ा रहता कचरे में, तो उस कचरे के बजाय उसको लास्ट यूज तक उसको करने के लिए उनको पावर दे दिया कि तुम उसको, तो उसमें रोक थी पहले तो उसको हटा दी गई। इसमें कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक के सिवाय इन्होंने हटा दिया इसमें कैप्टिव माइंड के अंदर कि भाई आप इसका यूज ठीक हो जाए, उसको पावर दे दिया। मोटा मोटा इसमें यह था कि अडानी जी का ग्रुप जब से एंटर हुआ, पहले ऑस्ट्रेलिया और उबार के ग्रुप थे, ये ऐसे दे देते थे, भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी में चल रहा था। ये एंटर हुआ तो इन्होंने अपने हिसाब से कानून के अंदर ये कराया, तो एंड यूज कटाई। एंड यूज के बाद में बेचने का, सेल ऑफ मिनरल बाय द कैप्टिव माइंड, बेचने का भी इन्होंने
एटॉमिक मिनरल के सिवाय। एटॉमिक मिनरल 12 हैं जिनको एटम से संबंधित है वो। तो इसका भी बाद में इन्होंने 6 मिनरल को भी फ्री कर दिया था 2023 के बाद में। तो एटॉमिक माइन जो मिनरल के सिवाय बेचने का भी दे दिया कि तुम 50%, जैसे लोहा निकाला वो मैग्नीशियम बचा तो उसको क्या करे थे, बेच दो भाई, बेच दो तो 50% तक बेच दो, ये 50% तक की छूट दे दी। ऑक्शन करने का पावर राज्य सरकार के पास में था। ये राज्यों का विषय होते हुए भी उन्होंने कहा यदि आप नहीं कर पाते हो तो हम ऑक्शन कर पाएंगे, ये कानून में डाल दिया। और एक ट्रांसफर ऑफ द स्टैट्यूटरी क्लियरेंस का भी डाल दिया, जो 2 साल के बाद में ट्रांसफर करने का भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस के लिए दे दिया। और एलोकेशन ऑफ माइंस विद द एक्सपायर लीज, एक्सपायर लीज को एलोक करने का पावर भी, यानी राज्य के पावर थे उनको जगह जगह इन्होंने कानून बनाया 21 में, उसमें छीन लिया। राइट्स ऑफ द सर्टेन एग्जिस्टेंस कंसेशन होल्डर, कंसेशन होल्डर वाला भी था राइट, उसको भी उन्होंने अपने हाथ में लिया। एक्सटेंशन ऑफ लीज टू गवर्नमेंट कंपनीज को भी एक्सटेंशन देने का पावर दे दिया। कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से खान के अंदर जो भी माल निकले उसको कर लो, उसको बेच दो, एंड यूज पे रोक हटा दी। उसके बाद में उसके लीज का एरिया था उसको बढ़ाने का कर दिया, साल भी बढ़ा दिए कि 50 साल तक आप कर दोगे। और नॉन एग्जीक्यूटिव रिमनेशन फिर बाद में हुआ, इन्होंने 2023 में एक नया एरा खड़ा किया। या तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का किया, पहले इन्होंने कुछ परिभाषाएं बदली, अब 23 में इन्होंने एक नया काम शुरू किया। 23 में इन्होंने ये किया कि भाई तुम चाहो वहां पिट खोद लो, तुम्हें लग रहा हो इस धरती को खोदो, देखो पता करो, पता करने के बाद में ट्रेंच खोल दो, ट्रेंच खोलने के बाद में उसमें ड्रिल कर लो, ड्रिल में तुम्हें लगे कि हाँ ये सोना मिल गया, चांदी मिल गई या फला खनिज मिल गया, गवर्नमेंट को आके बताओ और हम आपको दे देंगे। तो इन्होंने रिकॉग्निज सर्वे के नाम से प्रारंभिक सर्वे जो होता है इसको इंक्लूड किया और सब सरफेस की एक्टिविटी का खुली छूट दे दी। यानी खोदने के अंदर पूरा छूट देने का जो धंधा था वो शुरू किया। बाद में इन्हें एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर द स्पेसिफाइड मिनरल, 29 जो मिनरल थे वो राज्य के पास में थे, उनको खोदने का जो था उनको भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, निकर, लीड, पोटाश, रिक एंड पोस्टार, ये 7वीं शेड्यूल में थे। उनका भी कहा भाई तुम पता करो कहां इस धरती पे कहां कहां माल पड़ा, अपने को पता करना, क्योंकि 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनानी थी इनको और धन इकट्ठा करना था। तो इसलिए इन्होंने पूरी धरती के अंदर खुल छूट दे दी कि जहां चाहो वहां पता करके आओ, सर्वे करके आओ और आप बताओ हमें ये हिसाब से। फिर बेरिलियम, लिथियम, लोबियम, टिटेनियम, टिटेनियम, जेरोनिक के जो है 36 शेड्यूल में, इसमें इन्होंने अलग से 6 शेड्यूल थे वो सेपरेट कर दिए जो एटॉमिक थे। एटॉमिक में कहा कि वो सरकार ही कर सकती थी, तो उसका या सरकार कौन करेगा, तुम कर लो। तो वो जो प्राइवेट कंपनी थी उनको और धंधे लगा दिया। यानी पूरी धरती को खोदने का एक खुला मैदान जिसको कहते हैं, वो मेरे जो समझ में आया, मैंने इन एक्टों को जब पढ़ा और मैंने संसद में सुना तो मुझे ऐसा लगा कि 2015 के बाद में एक ऐसी क्रांति आई जिस क्रांति के अंदर जहां चाहो वो आप सब सरफेस खोद के पता करके कैसे कैसे खोदो, करते करते ये समुद्र में भी चले गए थे। ऑफशोर वाला वो भी माइनिंग का हिस्सा है। ऑफशोर माइनिंग के नाम से इन्होंने वहां हीरे, जवाहरात, कोरोल वगैरह वहां भी निकालने की अपनी बात को शुरू कर दिया। मैक्सिमम एरिया भी बढ़ा दिया। सबमिशन ऑफ द जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो है, आप प्रोजेक्ट बना करके आप रिपोर्ट दे दो। और इंसेंटिव फॉर द एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, और इंसेंटिव देना शुरू कर दिया कि तुम जाओ धरती खोदो, हम आपको इंसेंटिव देंगे। यानी इधर एमएसपी मिले या नहीं मिले या कोई दूसरा मिले नहीं, लेकिन इनको इंसेंटिव दे, तुम जा मशीन लाओ खोदो और चलो तुम पता करके आओ, बताओ मेरे को कहाँ कहाँ कौन कौन सी धरती में कहाँ चीज पड़ी है। ये मोटा मोटा सा इन्होंने ये एक्ट के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, मैंने शॉर्ट में नोट लिखी है। एक ऑक्शन ऑफ द सर्टेन मिनरल, इनका ऑक्शन जो है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, फॉस्फाट, फोसाट, टिन, फॉस्फेट एंड रोबास का, इसके ऑक्शन का पावर भी अपने हाथ में ले लिया। और लिथियम चूंकि इनको चाहिए था बहुत ज्यादा, जम्मू कश्मीर में मिल गया था, तो वहां एक पैकेज है बहुत बड़ा, उस पैकेज की इनको कह दिया तुम तो सर्वे करो कितना है। सोना जो है अपना थोड़ा कमजोर निकला है। तो अब ये धरती खोदने के लिए कुछ ग्रुप, मोटा मोटा अडानी ग्रुप लगा हुआ है और कुछ ऑस्ट्रेलिया की फर्में हैं और कुछ साउथ अफ्रीका की फर्में हैं, और ये लोग ऊपर सर्वे कर रहे हैं। अभी तो सर्वे चल रहा है, इधर लीज दी जा रही है। जहां भी इनको तकलीफ आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से, उनको वो कानून बदल करके कि तुम 50 साल तक कर दो।
और पहले ये था कि भाई लीज का एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर का था, दूसरी लीज ले वो तो टैक्स वगैरह भरने पड़ते थे अलग थलग, कि नहीं नहीं हम बता देंगे, तुम 10 के बजाय 15 20 25 तक ले जाओ। तो इस तरह के ऐसे बदलाव किए। वो बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से इस धरती के मिनरलों को किसी न किसी तरीके से जियोग्राफिकल रिपोर्टें बना करके और तैयारी करने की कर दी। 5 ट्रिलियन का जो इनका है कंसेप्ट। अब इधर एक धरती तो किसानों के पास में थी, एक धरती जो है माइनिंग एरिया के तहत इनके पास हो गई, धरती की खोदान शुरू हो गया। ये इसके बाद में इन्होंने अपना तरीके से ये चीजें अपने हाथ में इस तरह से ले ली कि हम इस बात को, जो कोल घोटाला हुआ था उससे ही ज्यादा इन्होंने अपनी गड़ियां बना ली। कोल घोटाला तो इसलिए हुआ कि 57 में बिल बना और 15 तक इन्होंने कोई ज्यादा उसमें बदलाव किया नहीं, तो वो घोटाले में काउंट हो गया। घोटाला था ही नहीं, वो तो सीएजी की रिपोर्ट ठीक है, लेकिन अब इनको था, इन्होंने वाकायदा सारे कानून बदले, इनके पास बहुमत था और इस सिस्टम को बदला। बदलने के बाद में इनका यही कहा कि भाई देखो धरती पे माल पड़ा है और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने बहुत निकाल लिया है, तो हम भी निकालें और बेचें, क्योंकि हम बाहर से ला रहे हैं। क्योंकि बाहर से लाने का भी ऐसा है कि हमारे मिनरल बहुत बाहर से आ रहे हैं। जैसे ये सॉइल का जो है वो भी आ रहा है, चाइना से आ रहा है, उधर साउथ अफ्रीका से मैग्नीशियम आ रहा है, काफी कुछ 30%, कई 30% आ रहे हैं, कई 50% आ रहे हैं। लिथियम भी पूरा बाहर से आ रहा है, सेमीकंडक्टर भी चाहिए इसके हिसाब से। तो एक विकास की एक अवधारणा ये है कि धरती खोदो और बाहर से माल ला करके बढ़ाओ, और कुछ मानव के लिए यूजफुल आइटम जो बनते हैं वो सोने के, चांदी के, जो भी धातु है, जो जहां जहां धातु जिस जगह भी आती है, मोटा मोटा ये जो डिजिटल के अंदर बहुत सारी आ रही है, इन सब बातों को देखते हुए हमने कुछ इंपोर्ट वाले मामले के कारण से और कुछ हमने अपने लेवल पे खुला मैदान छोड़ा है। अब इसमें अच्छा बुरा जो भी है वो अपने लेवल पे अपन सोच सकते हैं। तो हमारे बीच में आज जो है, तो भागचंद जी बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है इनको। तो ये माइनिंग इंजीनियर है, मैंने स्पेशली बुलाया था, राजस्थान सरकार से है आप, तो अभी रिटायर हो चुके हैं। लेफ्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ उनके कोई प्रॉब्लम आ रही है, जुड़ भी रहे। तो मोटा मोटा जब तक वो जुड़े हैं तो मैं सुवालाल जी को ले लेता हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट में हैं और माइनिंग एरिया है, माइनिंग की एक्चुअली सोच हम इस बात पे केंद्रित रखेंगे। दूसरे लोग ये माइनिंग का काम टेक्निकल भागचंद जी जो भी देंगे वो एक अलग बात है। हम इस बात पे केंद्रित रखेंगे कि क्या इस धरती के जो रिसोर्स है इनको जल्दी से खोद करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 ये कहता है कि भाई आप इसका तरीके से खोदो ताकि सस्टेनेबली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं कि आपने पूरी धरती खोद के माल निकाल लिया, 5 ट्रिलियन और 8 ट्रिलियन और जीडीपी तो बढ़ा दी, फिर बाद में आने वाली पीढ़ियां रोती रहे। तो ऐसी कई व्यवस्था नहीं खड़ी हो जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच में खड़ा हो जाता है एक मानव सभ्यता को जिंदा रहने के लिए। क्यों, एक तो रोटी चाहिए जो किसान दे रहा है, एक सुविधाएं चाहिए जो इसमें धरती पे पड़ी है इनसे, क्योंकि लोगों को भौतिक सुख के लिए ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। उन बातों को अंदर हम जो है किस तरीके से आता दुनिया पूरी कर रही है, लेकिन अमेरिका का मैंने एक अलग ढांचा देखा। वो तेल भी अपना नहीं निकाल रहा है कुवैत, और इनको लड़ा करके तेल ले लेता है, कभी किसी के जाके वहां कुएं खोद के ले लेता है। यानी दुनिया के दूसरे रिसोर्स, दूसरे देशों के रिसोर्स वो यूज कर लेता है, लेकिन अपने रिसोर्स को वो बचा के रख रहा है। ऐसा कुछ ईयू के देश भी हैं, कुछ ये भी है, लेकिन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैंने पढ़ा डेटा उसके अनुसार ये लोग बड़े खोद रहे हैं, बेच रहे हैं। जनसंख्या कम है उनकी, एक तो ये कारण है कि भाई क्या करेंगे, इस धरती में पड़ा माल है तो इसको बेचो, पैसा कमाओ, ऐश करो, ये तो ये हो सकता है। एक ये हो भाई इससे वो कोई एक नई व्यवस्था, क्योंकि हर जगह ये धातु तो चाहिए, चाहे आप रॉकेट बनाओ, चाहे आप हवाई जहाज बनाओ, चाहे बस बनाओ, कहीं लोहा चाहिए, कहीं चांदी चाहिए, कहीं सोना चाहिए, कहीं पूरा एक है तरीका कि हमें जीने के लिए खनिज तो चाहिए, लेकिन कितने चाहिए, कैसे निकालने चाहिए, ये अभी तक हमारी खनिज नीतियां जो है वो भी प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रही है। तो सुवालाल जी, आप जब तक भागचंद जी आते हैं तब तक आप अपने इसी एरा के तहत अपनी बात को रखो ताकि सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सुवालाल जी।
थैंक यू हनुमान राम जी और सभी को। देखिए, आपने जो कहा कि भाई माइनिंग है या हमको जो अंडरग्राउंड जो माइंस है, मिनरल्स है, वो कितना यूज करना चाहिए या कितना एक्सट्रैक्ट निकालना चाहिए। देखिए, देश की आवश्यकताएं और रिसोर्सेज को निकालने का एक कोई प्रॉपर वो नहीं है कैलकुलेशन, एस्टिमेशन कि कितना रिसोर्सेज देश की जरूरत है। हालांकि हो क्या रहा है कि देश से रिसोर्सेज को बेच रहा है, अपने ही जो माइंस है उनको, मिनरल्स को बेचने का है टारगेट सरकार जो बेच रही है। हुआ क्या है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्रीज, इनके साथ भारत के अच्छे संबंध इसलिए है कि भारत से रॉ मटेरियल जो मिनरल्स है वो जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज को, और ये गल्फ कंट्रीज है जो अपनी इकोनॉमी को बदल रहे हैं, क्योंकि इनका जो ऑयल का है वो लगभग कुछ से दो दशक ज्यादा तक नहीं है। तो फिर ये अपनी इकोनॉमी को दोबारा बना रहे हैं नए तरीके से, अल्टरनेट इकोनॉमी। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, फैसिलिटीज है, एंटरटेनमेंट के हैं, ये सारे जो इकोनॉमी मॉडल जो अल्टरनेट इकोनॉमी जो गल्फ कंट्रीज में हो रही है, उनमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इंडिया के साथ इन कंट्रीज का रिलेशन भी अच्छा है, चाहे डोमेस्टिक अपने इंडिया में कुछ भी हो माइनॉरिटी को लेके, लेकिन रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और मोदी जी को अवार्ड दे दिया जाता है गल्फ कंट्रीज। तो एक तो ये लिंक है कि हमारे मिनरल्स जो है वो गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, वहाँ के इकोनॉमी को जो नीड्स है उनको पूरा करने। दूसरा जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है तो पूरे देश के लिए गोवा का एग्जाम्पल बहुत है कि किस तरीके से गोवा में मिनरल्स और माइंस की लूट शुरू की गई, किस तरीके से मतलब कि ओपन ऑक्शन नहीं किया गया, कंपटीशन नहीं रखा गया, और कंपनीज का सिलेक्शन ऐसे ही हुआ है कि कब वो कंपनीज बनी और कैसे उनको लाइसेंस मिले, और लाइसेंस भी उनको लिमिटेड टाइम के लिए दिया गया, और उनको मैक्सिमम में मतलब कि वो टाइम दिया गया कि आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लो रिसोर्सेज इस पीरियड में। तो इसलिए क्या हुआ है कि गोवा का मामला ऐसा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा, वहां के राज्यपाल मलिक साहब थे, उनके समय में भी वहां बहुत इश्यू हुआ, और आज स्थिति यह है कि गोवा में 50% मिनरल्स माइंस की जो एक्सट्रैक्शन के जो ठेके दिए गए थे कंपनियों का, या जो भी सरकार की पसंद की कंपनियां थी, वो बंद करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा। अब वो कंपनियां है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया में तो है नहीं उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही कॉरपोरेट जो कंपनीज है उनको अलॉट किया जा चुका है मिनरल्स माइंस जो सेंट्रल इंडिया या है वहाँ। अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में 4 ही ज्यादा ये मिनरल्स होते हैं। एक तो कोग है, कोल है, ऑयल है और गैस है, और एक चौथा है वो है लाइमस्टोन। तो ये 4 यहाँ ज्यादा है या मतलब इनकी अवेलेबिलिटी है। अब हो क्या रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में मेघालय का इश्यू बहुत बड़ा है, जहाँ कोल माइनिंग से है वो एक तरीके से इंसिडेंट्स खूब हो रहे हैं। ग्रीन कोर्ट जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केसेस है, सुप्रीम कोर्ट में है, मेघालय के हाई कोर्ट में, हर जगह केसेस पड़े हैं। तो अभी जो जो आपने एक्ट की बात की है, ये जो नया एक्ट है माइन से मिनरल से डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2023, इसमें एक प्रोविजन क्या किया गया है कि जो भी पेंडिंग केसेस है इलीगल माइनिंग के, वो सॉर्ट आउट करे, स्पेशल कोर्ट बना के स्पेशल कोर्ट सेटअप करे, और वो जो भी इलीगल माइनिंग के जो केसेज है वो बंद कर दिया जाए।
क्योंकि जब तक इलीगल माइनिंग के केसेस कोर्ट में है तब तक ये माइनिंग हो नहीं सकती है, नई कंपनियों को ठेके नहीं दिए जा सकते हैं, लाइसेंस नहीं दिए जा सकते हैं। तो ये एक तो ये बड़ी तेजी से हो रहा है कि स्पेशल कोर्ट बनाए जा रहे हैं। ऑनलाइन न्यूज है नहीं मीडिया में, लेकिन मेरी जानकारी में यही आ रहा है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट किया जा रहा है जो इलीगल माइनिंग के केसेज है, मेघालय में है, आसाम में भी है। दूसरा जो इश्यू ये आ रहा है, ये जो एक्ट माइंस और मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट जो है, इसमें एक ये है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस की जो स्पीड है वो फास्ट हो, मतलब उसकी स्पीड को बहुत फास्ट किया जाए, और जो चैनल जो है बीच में मीडिएटरी जो चैनल्स है उनको स्किप किया जाए, उनको हटा दिया जाए, और कम से कम प्रोसेस और चैनल से जो क्लियरेंस में होने चाहिए वो रखा गया है इस नए एक्ट में। एक और जो है नॉर्थ ईस्ट से स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ है कि इस एक्ट में सबसे ज्यादा जो कंपनियां जिनको लाइसेंस है वो पूरा ही प्राइवेट कंपनियों को रखा गया, सरकारी कंपनियों को बाहर है टोटली। नॉर्थ ईस्ट के मामले में तो मैं यही देख रहा हूँ कि एक भी सरकारी कंपनी को इस एक्ट के अंडर में ऑक्शन में पार्टिसिपेशन तक नहीं करना है, ये मेंशन किया हुआ है। एक और जो मुद्दा यहाँ नॉर्थ ईस्ट में माइंस और मिनरल्स को लेके आता है वो ये आ रहा है कि यहाँ जो लोग हैं पब्लिक क्या चाह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनीज को या पब्लिक कंपनीज को चाहते हैं कि उनको ठेके दिया जाए। होता क्या है कि जो पब्लिक कंपनी जो होती है सरकार की, वो क्या करती है कि लोकल लोगों को काम में लेती है, लेबर के रूप में हो या उनको कुछ जॉब मिलता है, उन्हीं के रिसोर्सेज और उन्हीं को फायदा मिलता है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां अपना पूरा लेबर पूरा सिस्टम हायर करती है, बाहर से लाती है, और लोकल लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल आप सिक्किम में हाइड्रो पावर के जितना भी किया गया है सारे प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, और उसका ये हुआ है कि लोकल लोगों को जॉब तक नहीं मिला है। और यही स्थिति नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट में है, खासकर मणिपुर में और ज्यादा स्थिति है। मणिपुर में तो ये स्थिति है कि हिल एरियाज के जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने तो बिल्कुल अनाउंस कर दिया है कि कोई भी माइनिंग्स की कंपनी यहाँ नहीं आने देंगे, सरकार की आएगी तो हम वेलकम करेंगे। अभी कल भी यहाँ पर कल नहीं परसों यहाँ पर बंद था, कल ही था, सॉरी परसों नहीं था, कल यहाँ पूरा मणिपुर और मिजोरम सुवालाल जी, मैं एक इंटरवेन कर रहा हूँ। मैं इसमें एक बात पढ़ रहा था, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर का फंडा डाला है। जॉइंट वेंचर के मायने ये है कि प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी से जॉइंट कर लेगी और उसका एक वेंचर बनेगा, तो लोन लेने में भी सुविधा रहेगी। और ये जो गड़बड़ जाला हो रहा है जो आप बता रहे हो ना, तो जॉइंट वेंचर की जो गोरखधंधा है वो राहुल तभी कह रहा है कि ये जो है इनका पार्टनरशिप है, ये मोदी और अडानी का जो पार्टनरशिप का बात कहता है ना, वो ये कहता है कि एक तो पीपीपी का कंसेप्ट है जिससे आप डेवलपमेंट करते रहो, जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट है जिससे आप ये खोदना करना वो करो, तो उसमें सरकार भी शामिल, एक दो कंपनियों की जॉइंट वेंचर हो सकता है, सरकार की कंपनी और प्राइवेट का जॉइंट वेंचर होता है, तो सरकार वाली तो रह जाती पीछे, वो आम लोगों को पता नहीं होता है। ये ये कंपनी जो प्राइवेट वाली होती है वो होती है आगे, तो ये फंडा भी आया हुआ है। तो ठीक है, कैरी ऑन करो। तो ये मैं आपके डाल रहा था, तो आप इसकी भी। हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है। देखिए होता क्या है कि जो जॉइंट वेंचर जो सिस्टम है, पीपीपी मॉडल इसको बोलते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, तीन चीज को हमको ध्यान देना है कि ये जॉइंट वेंचर क्यों बोला जाता है या क्यों इसका ऐसे बता रहे हैं। ये खाली लोगों का ध्यान बटाने के लिए ही है। पहला तो ये है कि जॉइंट वेंचर या पब्लिक कंपनी के साथ प्राइवेट कंपनी का जो जॉइंट वेंचर, उसमें क्या होता है कि जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट सोशल क्लियरेंस जो लेना पड़ता है, उसमें ये क्या होता है कि वो सरकारी कंपनी का नाम पहले रखेंगे, भाई ये इस एरिया के माइंस और मिनरल्स को
इस कंपनी मतलब सरकारी कंपनी का नाम तो पहले रख देंगे ताकि वो ऑफिशियली प्रोसेस हो जाए, क्योंकि उनको नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट बना देते हैं ताकि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, सोशल क्लियरेंस आसानी से मिल जाए। एक तो ये इस वजह से जॉइंट वेंचर का यूज करते हैं, सरकारी कंपनी को फेस बना देते हैं। दूसरा ये होता है कि जो सरकारी कंपनियों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी यूज करने के लिए ये जॉइंट वेंचर का है। प्राइवेट कंपनियां जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में प्राइवेट कंपनियों का है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत आसाम में है, बाकी है ही नहीं, कोई चाहे सीमेंट की हो या किसी की कंपनी। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि पब्लिक कंपनी को, सरकारी कंपनी को यूज किया जाता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाए, क्योंकि उनके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा ये होता है कि पब्लिक को भी एक बताया जाता है कि देखो सरकार भी शामिल है इसमें, ऐसा नहीं कि प्राइवेट है। बाकी पूरा जो ऑपरेशन जो चीज होती है माइनिंग्स की, सारी प्राइवेट कंपनी के हाथ में होती है। खाली पेपर वर्क के नाम पर पब्लिक की ही कंपनी रहती है। मैं तो यही यहाँ देखा हूँ, यही जाना हूँ। थैंक यू। मतलब इसमें देखो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया ना 2014-15 के आसपास, उस फैसले में भी टांग थी। अब इसमें कोयला, लिग्नाइट और एटॉमिक, 3 ये चीजें थी जो सरकार को करने का था। तो एटॉमिक जो मिनरल थे 6-12, जिसको तो 6 तो इन्होंने बाहर निकाल दिए। कैसा लिथियम वगैरह, ये सेमीकंडक्टर है, सोलर मैन हमें चाहिए, इस चक्कर में 6 तो बाहर निकाल के प्राइवेट को दे दिया, जॉइंट वेंचर के तहत अपना साइड में लग गए। अब कोयला चूंकि अटका पड़ा तो उसको जॉइंट वेंचर में डालने से क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन हो गया और सरकारीकरण भी हो गया, ताकि ये भी इंडिया कोल का जो सेटअप है वो नहीं बिगड़े, और इधर से आप ऑस्ट्रेलिया से भी कोयला मंगा लो। यानी कोल घोटाला जो वो हुआ था मनमोहन गवर्नमेंट से, उससे ज्यादा कोल घोटाला यहाँ है। लेकिन वो 1-2 नंबर का काम 1 नंबर में कानून बना के कर दिया गया। लगभग इस सरकार ने ऐसे कानून बनाए जो 2 नंबर की कहीं भी गली थी उसको पतली गली से निकाल के 1 नंबर का कर दिया। अब उसके अंदर क्या है कि एक्चुअली अब हमारे पास तो कोई पावर ऐसा है नहीं कि संसद बनाती है कानून, कानून जाता है कोर्ट में तो कोर्ट में कहते कानून के तहत हुआ तो बात खत्म, चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब वो 1957 का बना हुआ कानून था, उसको ये गवर्नमेंट घिसते घिसते और 2014 तक ले आई। उसमें गलती कोई गलती नहीं थी, गलती इतनी थी कि भाई वो ऑक्शन का कंपटीशन नहीं था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की थी, तो इन्होंने भांजे भतीजों को बांट दिया और उसके चक्कर में वो सारा मामला हो गया और ऑडिट पैरा बना। ऑडिट पैरा में ये लिखा कि यदि ये ऑक्शन से होता, जबकि हुआ नहीं, वापिस ऑक्शन किए तो उतने पैसे नहीं आए जितना उन्होंने आशा लगाई थी, ये हवा बनाई थी कि 1.70 लाख करोड़ का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं घनश्याम जी आपको ले लूं, भागचंद जी तो मुझे लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम या पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है। आप अपने हिसाब से इस ह्यूमन सोसाइटी को, इस इतने रिसोर्स को खोद करके, जैसे सुहालाल जी ने बात की कि भाई ऐसा तो कोई कानून है ही नहीं, कितना खोदो, पूरा सोना निकाल के बेच लें या हम पूरा कर लें, या ईस्ट व नॉर्थ ईस्ट के ये जो खोद रहे हैं तेल निकाल के पूरा बेच देंगे, कि आखिर ये धरती खोद के हम कहाँ किस लेवल पर पहुंचेंगे और कितना खोदना चाहिए, कितना सस्टेनेबली होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और उनके उदाहरण देखते हैं तो वो खोद रहे हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या नहीं है। इन सब बातों को सम अप करते हुए आप जीडीपी के मायने में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये मानव सभ्यता पूरा खोद लेगी, भूकंप भी आएगा, कई वातावरण भी उसमें बदल सकता है, हम बड़ी बड़ी गहरी गहरी खाने खोद करके हैजार्ड भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसा चाहिए, तो इस पैसे की भूख ने हमें कहाँ पहुंचा दिया। तो ओवर टू घनश्याम जी। हाँ, सबको नमस्कार। देखो, इस विषय में तो मैं विशिष्ट तौर पर तो मैं आप सबसे सुनने के मूड में ही था और अभी भी हूँ। यानी जैसे आपने एक्ट के बारे में भारी अध्ययन किया और सुहालाल जी ने भी काफी विशेषता के तौर पर बताया ना, विशिष्ट क्या स्थिति है मेघालय की, सिक्किम की, मणिपुर की, वो पूरी डिटेल बताई। ओवरऑल जो स्थिति नजर आती है, जो हम एक दर्शन लेके चल रहे हैं कि जो भी जो एक्शन जो मानव करता है, वो ओवरऑल जो मानसिकता होती है ना पूरी मानव जाति, उसके तहत हो रहा है। पूरी मानव जाति की जो मानसिकता है वो तो पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाने की है,
पैसे से सारी सुविधा मिल जाएगी, और कौन सी चीज कहाँ लगी जाए इसका निर्धारण है ना। जैसे अब ये सवाल तो पार्ट में तो ऐसे लगता है कि यार कितना खोदे और कितना नहीं खोदे। अगर यही मानसिकता रखते हुए तो पूरा ही उलझन भरा है। आवश्यकता तो एंडलेस है, बाजार की आवश्यकता। मेरे पास जितना ज्यादा पैसा होगा मैं डिमांड भी उसी हिसाब से करूंगा। तो ये जो निवेश की जो दिशा है, पैसे कमाने की एक तो मानसिकता, पैसा कमाने का मतलब मुद्रा के रूप, इसमें भारत के नोट का तो कोई महत्व ही नहीं है, वो तो डॉलर है, इसका 62% दुनिया में प्रभाव है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का जो यूरो डॉलर है, उसके बाद है, फिर थोड़ा थोड़ा है रूस, चीन और जापान, जर्मनी का। बाकियों के तो मुद्रा का महत्व ही नहीं दुनिया की और मुद्राओं जो करेंसी है। अब इसके अब सवाल है कि कौन तय करे कि हम कितनी माइनिंग करें, कितना निकालें, कितनी जरूरत है। तो ये तो वहां से तय होगा कि पूरी दुनिया का जो माइंडसेट है और लोगों का भी माइंडसेट है, इसमें ओवरऑल तो जनरल जो माइंडसेट तो दुनिया का ये बनेगा, एक प्रकृति से आप इतना ले कि आप जो जिंदा रहने के जो महत्वपूर्ण जो पैरामीटर्स है, जो विश्व स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, रीजनल स्तर के जो वैज्ञानिक है, उनको रूलिंग बना दे दो और उनका सारे दुनिया पालन करे, पॉलिटिशियन भी करे, कंपनियां भी करे और पब्लिक भी करे। अभी उनकी कोई मान्यता नहीं है, जनरल तो ये। और फिर जिस इलाके में माइनिंग हो रही है वहां के जो लोग हैं उनको उनकी अप्रूवल के बिना नहीं होना चाहिए। उनकी अप्रूवल अभी अगर पैसे के हिसाब से भी दो तो वो उनकी अप्रूवल भी गलत ही जाएगी। फर्स्ट टारगेट तो ये बनता है कि पूरी मानव जाति का जो पर्यावरण है, जिंदा रहने लायक, पूरी बायो लाइफ के को जिंदा रह सके, ऐसा इसके लिए क्या क्या जरूरत है। किसी पहाड़ को यूं करूं, भले ही उसमें हीरा हो, आयरन हो, कितना भी है, उसको डिस्टर्ब करोगे तो पूरा इकोलॉजी अगर डिस्टर्ब होती है, पानी का सिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है, नदियों का डिस्टर्ब होता है, हवा उससे खराब होती है। तो ये तो पैरामीटर बने विश्व स्तर के जनरल, और विषय के विशेषज्ञ है उनको पूरा फाइनल राइट दिया जाना चाहिए जिस स्तर का मैटर है। तो विश्व स्तर में तो जनरल मैटर आएगा, असूल संबंधी। और जिस इलाके में माइनिंग हो रही है वहां के लोगों से पूछा जाना चाहिए फाइनली। तो प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा तो जब पूंजीवाद, प्रतियोगी पूंजीवाद था दूसरे विश्व तक, तो लोगों से भी पूछा जाता था, माइनिंग भी अगर कोई की जा रही है तो ये आप कह रहे हो कि ये सारे असेसमेंट एक्ट हुआ करते थे, पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उसमें एक्सपर्ट जैसे भी थे, सरकार समर्थक और कंपनी समर्थक ही होते थे, उसके बावजूद उनसे पूछा जाता था। और वहां की पब्लिक को भी पूछा जाता था कि इसका सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, प्रभाव कितना पड़ेगा। तो वो भी हटा दिया इन्होंने संशोधन करके। तो अब तो इसकी जो दिशा है, जो ओवरऑल भारत की नहीं पूरे दुनिया की जो डायरेक्शन जो बन गई है कंपटीशन, उसमें ये इसकी जो आर्थिकता की जो दिशा, इसको कह सकते हैं ये दिशाहीन है, दिशाहीन, इसकी कोई दिशा नहीं। ग्रोथ रेट ये जो घनश्याम जी, मैं एक सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ कि कोबाल्ट एक ऐसी चीज है जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उस देश का बड़ा टिपिकल नाम है उसका। 70% दुनिया का कोबाल्ट एक जगह है, वो एक ही देश के अंडर में पड़ा है। और दुनिया को बहुत बड़ी जरूरत है कोबाल्ट की। ये मैं एक वीडियो सुन रहा था, बहुत बड़ी जरूरत है। अब चक्कर ये दुनिया का पार्ट होता नहीं है। आपके जोधपुर के अंडर में सोना आ गया, किसी के अंडर में कोबाल्ट आ गया, किसी के अंडर में लोहा आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जिसके नीचे जो चीज दबी पड़ी है वो इन्होंने सर्वे करके, कानून बना के, ये करके खोदने की बात तो खड़ी कर दी। वहां की पब्लिक को पूछना है, यहां तक भी बात ठीक है, लेकिन दुनिया क्यों टांग अड़ाए। दुनिया जैसे वो तेल बेचे तो बेचते फिरे, वो कोबाल्ट बेचे तो बेचते फिरे। आपके पास जो धातु है वो आप अपना काम लो और जितना बेचो। अब ये है कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है भाई, एक तो ये छोटा देश है, कोबाल्ट है, उसको क्या करना उस कोबाल्ट से। धरती खोद के बेचते, पर्यावरण बिगड़े तो वो अलग बात है, लेकिन वो बेच के अपना ऐशो आराम करे। ये जो भी है ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, आनंद कर रहे हैं। वो यूएई वगैरह कुछ नहीं है, डेजर्ट है, लेकिन तेल उनके अंडर में है। अब ये दुनिया जो बसी हुई है पैकेज में,
अब यहाँ भारत का एक अपना ढांचा है कि यहाँ छोटे छोटे पॉकेट है, हमसे बाहर निकलता भी नहीं, हमारी मशीनें थोड़ी कमजोर है, हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हेल्प लेके निकालते हैं। कई जगह बहुत बड़ा पड़ा है, तो इंटरनेशनल ऐसा समझौता तो है नहीं, क्योंकि हमने जमीन को बांट रखा है, बाउंड्री फिक्स है, सेना लगा रखी है। चाइना यदि एंटर करेगा, वहां कोई धातु मिलेगा तो एंटर करके लड़के अंदर से ले लेगा। इधर अमेरिका कुवैत को लड़ा करके तेल कब्जा करके उसको कबाड़ लेगा। इस तरह से ये धरती के अंदर छुपी हुई चीजों की लड़ाई चल रही है। लेकिन अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर एक भारत जैसा देश जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसको दूसरी जो भी लैंड एरिया उसको तो अनाज पैदा करे वो तो ठीक है, वरना ये खोद खाद करके और एक्सपोर्ट करने का, जैसा सुवालाल जी ने कहा, तो यार क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो? उनके पास तो पैसे हैं, मौज कर रहे हैं, तेल दे रहे हैं आपको, आप तो धुआं निकाल के मस्त हो गए। उनके अंडर में तेल था, तेल का आपने लेकर यहाँ पे क्रूड ऑयल ला के तेल जला दिया। अब ये बात ये है कि भाई तुम इनको क्यों धातु दे रहे हो? कोबाल्ट वाले का तो ठीक है, छोटा सा देश है, उसके क्या करना कोबाल्ट से, लेकिन आपका देश अलग है। भारत एक ऐसा कंट्री है जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जो भी मिनरल पड़े हैं उनको सजा संवार करके रखना, जहां चाहो खोद लो, तुम ये सर्वे कर लो, तुम ये कर लो, 5 ट्रिलियन कर लो, तो ये देश की दिशा पॉजिटिव नहीं, क्योंकि एरिया में बंटे हुए हम, इंटरनेशनल कानून तो लागू ही नहीं हो रहा। एक दूसरे के समझौता करो, बेचो और पैसा लो, मेरे को तू चीज दे दे। जैसे सेमीकंडक्टर है, ताइवान से आ रहा, हम कह रहे हैं यहाँ से निकाल लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ धातु है, ये एटम वाले धातु है ना, वो इसके हैं, तो 6 धातुओं को इन्होंने फ्री कर दिया। तो ये जो हड़बड़बाजी है, ये इस सिविल सोसाइटी को कहाँ ले जाके पटकना चाह रही है? कहीं तो उसको रुकना पड़ेगा ना भाई, तुम माल पड़ा रहने दे, पहले अनाज खा ले, ये बात की जा सकती है। तो देखो इसके अंदर को मानवी फिर वो हम जो वही तो बात करते हैं कि ये जो मानसिकता है ना, कि किसी इलाके में पड़ा है या किसी देश में कोई चीज पड़ी है तो उस देश की है, या उस देश में भी उस इलाके के लोगों की है, ये मानसिकता ही पहले गलत है। ये पहले तो है कि पूरी प्रकृति की जो रचना है, ये पूरे जीव जगत के हिस्से की भी और पूरे मानव जाति की है। पहला तो ये कंसेप्ट है, ये नहीं कि मेरे देश के एरिया में जो तेल हो गया है तो वो मेरा हो गया और मैं इसको कितना ही बेचूं, उसके बदले में दूसरी चीजें मैं लेता रहूं। जैसे ये अरब देशों का वो है, और कहीं कोबाल्ट पड़ा तो वो बेचता रहे और बदले में बाकी सारी चीजें ले। सवाल है कि पहले तो आप ये लोगों की मानसिकता और जो लीडिंग जो एजेंसीज है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिक्स में तो, और इकोनॉमी में ये कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो इसका प्राइवेट सेक्टर का अपन कहते हैं। तो एक्चुअल में इन सब की जो दिशा है और उसके पीछे पब्लिक भी है, उनकी भी दिशा सेम यही है ना, कि हम पैसे के रूप में एक तो सुविधा ज्यादा से ज्यादा ले, क्योंकि हमें मिल रही है और हमारे पास पैसा है तो मैं क्यों नहीं लूं पैसा। अच्छा, अगर ये जो कोबाल्ट और ये जो सारी चीजें हैं ऊपर की, रोटी कपड़ा मकान तो अभी 50% लोगों को ही नहीं मिल रहा है, आवास भी नहीं मिल रहा, शुद्ध खाना भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्राथमिकता है जो बनी हुई है वो बाजार डिसाइड कर रहा है, पूंजी का जो निवेश है वो बाजार तंत्र निर्धारित कर रहा है कि जहां लाभ मिले वहां पूंजी लगाओ, उसके मुताबिक एक्ट बनाओ। पॉलिटिशियन फिर उस कंपनी को देगा जो उस जो सत्ताधारी जो पार्टी और सत्ताधारी जो ग्रुप है उनको जो फंडिंग करता है, उस कंपनी को आउटराइटली वो देगा। जैसा आपने बताया कि गोवा में बिना कोई ओपन कंपटीशन के जो इनके ही बनाए रूल है, अपने फेवरेबल जो कंपनी है उनको दे दिया। तो ये सारी दिशा निकलती कैसे, कहां से निकल रही? ये जो वर्तमान दुनिया जो चल रही है, जिसकी मानसिकता एक तो धन आधारित है, और धन की निवेश वो बाजार डायरेक्शन तय करता है, और फिर बाजार को आप जायज एजेंसी ठहराई जाती। तो पूरा जो मानसिकता बदलने की जरूरत है कि पूरा जो पृथ्वी का जो प्लेनेट का जो भी धन है वो पूरी मानव जाति का और जीव जंतुओं का भी है। तो हम जब पर्यावरण को बर्बाद करने की जो दिशा है हमारी, जो इस ग्रोथ रेट की इकोनॉमिक जो दिशा है, अंतहीन जो ग्रोथ रेट बढ़ाने की जो दिशा है, जो अंधी दिशा कह सकते हैं, इसको बदलना पड़ेगा। और पूरी दुनिया का पहले तो माइंडसेट चेंज हो कि प्रकृति भी बचे और इंसानों की जो मिनिमम जो नीड है
वो कोई भी एजेंसी पहले नंबर पर पूरी करे। मिनिमम नीड में होता है शुद्ध हवा हो, शुद्ध पानी हो और शुद्ध भोजन पहले, और मकान और आवास और स्वास्थ्य शिक्षा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में ये बने। और इसके लिए क्या क्या कितना माइनिंग करना पड़ सकता है वहां से डिसाइड हो। फर्स्ट प्रायोरिटी ये आप पूरी कर देते हो ना। ठीक है घनश्याम जी, आपकी बात आ गई। मैं शिवालाल जी आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। हाँ, कि ये जो कोई भी बात हम कर रहे हैं, ये व्यवस्था है, तो एक मैंने सेशन सुना, उसमें कहा ये विकास का मॉडल ही गलत है। विकास का ये मॉडल रहेगा आपका तो एनर्जी बेस्ड मॉडल है। ये एनर्जी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको ये कोबाल्ट दूर से एनर्जी, सेमीकंडक्टर दूर से, आप विकास का मॉडल जो है मानव को जीने का शांति प्रिय, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन माइंडसेट से जीने का मॉडल नहीं है। ये आपातापी है, कॉर्पोरेट की भागदौड़ है दुनिया भर की। क्या हाँ इतनी ये रिसोर्स, क्योंकि अब दुनिया धरती से जो कमाना था कर लिया, अब अंदर से खोद रही है और समुद्र को खोद रही है और धरती को खोद रही है। धरती पे जो उपजाऊ था वो तो कर लिया इन्होंने पूरा, लेकिन अब इनको लगा यहाँ खोदो, तो अब कोरल रीफ्स है समुद्र की, वो बर्बाद करने इसका हमें विरोध करने का। कोरल रीफ्स जो समुद्र की है, आपका सुवालाल जी से घनश्याम जी आपकी बात आई, सुवालाल जी आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे कि ये जो विकास का मॉडल है, जो मॉडल हमने एडप्ट किया है, जो कॉर्पोरेट के लोग इसमें आपातापी में हमें ऐसी ऐसी चीजें लाके दे दी, कार बनानी है तो ये चाहिए, ये फाइबर चाहिए, या ये चाहिए, ये मॉडल जो बनाया ये टोटल खनिज आधारित है। खनिज अनाज आधारित वाला मॉडल तो हो गया कम, हमारी उपजाऊ क्षमता दूसरा तीसरा प्रकृति ये तो खराब कर ली हमने। और अब हम आदमी चूहे की तरह खोदने लग गया, बिल खोद के अंदर से माल निकालने लग गया, समुद्र तक को भी इसने छोड़ा नहीं है। तो पूरी सभ्यता खत्म करने की है या विकास के मॉडल में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग बैठ के इन बात को उठाएं कि ये मॉडल ही गलत है भाई, इस मॉडल को तुम चेंज करो। ये जो भौतिकवादी सुख संपन्नता का मॉडल जो है, हाँ टेक्नोलॉजी में तुम्हें मिनरल चाहिए, जैसे एटम वाले मिनरल हैं दूर से हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन प्रॉपर हो कि सिर्फ एनर्जी बेस ही हो। तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, फिर मैं बाकी साथियों को लेता हूँ सवाल। हाँ देखिए, घनश्याम जी ने बताया, देखिए जो मॉडल हमारे सामने है, खासकर ये माइंस और मिनरल्स से को लेके, तो मेरा ये मानना है कि एनवायरमेंटली ये अनसस्टेनेबल है, सोशली रूप से एक्सक्लूसिव है और इकोनॉमिकली नॉन वायबल है। मतलब ये एक तरीके से वायबल ही नहीं है इकोनॉमिकली ये मॉडल। ये सिर्फ जो मॉडल है वो कॉरपोरेट और जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है वो, और जो फंड जो प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन है, उनका ही आपस में ये इंटर पार्टनरशिप है, प्रॉफिट का, पावर का और रिसोर्सेज कैप्चर करने का। सॉरी सर, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सर, सॉरी। वो एक्चुअली क्या पास में रोड में एक्सीडेंट हो गया था पास में, तो भाग गया मैं वहाँ, सॉरी सर। चलो भागचंद जी को ले लेते हैं, सुवालाल जी फिर अपने सेशन को अपने सोशल कंसेप्ट में। तो भागचंद जी आप अपने हिसाब से 5-15 मिनट जो भी अपनी बात को रखें, सुनेंगे, फिर उसी हिसाब से बात वापस बता दो भागचंद जी, मतलब हाँ 2 मिनट में हनुमान जी क्या क्या बात हुई वो बता दो। नहीं, हमने वैसे क्या है कि कानून की बात तो आपने सुन ली थी, उस टाइम तक तो थे, आपके भी ध्यान में है। कानून के बाद में हम इस बात को ले गए थे कि भाई हम इस धरती को क्यों खोदने का कारण नहीं बनता हमारे सामने। और उसका कारण यह है कि हमने जो एक मॉडल जीने का जो आधार बनाया ना, वो तरीका जो अपनाया, वो एनर्जी बेस्ड बना दिया, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया। टेक्नोलॉजी भी ऐसी तो रेस्पॉन्सिव नहीं हो, हम कुछ अलग तरीके से जी सकते थे, मानव सभ्यता आराम से जी सकती थी। दूसरे देश जो कर रहे हैं वहां का स्थिति ये है कि वहां जनसंख्या नहीं है, उनके नीचे बहुत सारा माल पड़ा, वो बेच रहे हैं, अलग बात है। हम नॉर्थ यहाँ पे यूएई वगैरह को भी कुछ चीजें बेच रहे हैं,
वहां का चीज तेल ला रहे हैं, इस तरह का एक मानव सभ्यता का कंसेप्ट आ गया। तो इस माइनिंग के इस एरा में कानून के इस बदलाव के दायरे में हम क्या एक नई बात सोसाइटी में दें, सोसाइटी को ये दें भाई ठीक है कानून बन गए, जाओ जहां चाहो वो खोद लो, फिर क्या करोगे, पैसे ले लो, पैसे लेकर के क्या करोगे, बहुत बड़े कंपनियां कमा लेगी, को खोदने वाले कमा लेंगे, सरकारें कमा लेगी, आम आदमी को क्या मिलेगा कि उसके अंदर साहब ये जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो क्या पर कैपिटा तक हम पहुंच पाएंगे। ऐसा एक मॉडल मानव सभ्यता का बना, उसके साथ में ये कानून बदला, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, साइड इफेक्ट क्या रहेगा, इन सब बातों को आप 10-15 मिनट में जो भी हो आपके पास जो भी नोट बनाया आपने हमारे साथ शेयर करें, फिर हम आपस में। मेरा सर इसमें वैसे तो आपने डिटेल्स तो सारी बताई दी है, लेकिन जो 2021 में जो ये अमेंडमेंट बिल हुआ उसमें इन्होंने 1957 वाले एक्ट को इन्होंने चेंज करके वो सारा जो आपने बताया वो उन्होंने किया सारा, और वो सारे प्राइवेट सेक्टर को करने के मानस से ही किया। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था सर कि हमारे देश की पब्लिक को जो बहुत तकलीफ में जी रही है और जो जिनको नेसेसिटी है लाइफ का आगे जीने की और जिनको आवश्यकता है जीवन के मुख्य पदार्थों की, तो वो उनको हम कैसे अवेलेबल करावें, कैसे उनको सप्लाई देवें, तो एक मानवता बनी रहेगी और देश सुचारू रूप से चलेगा। तो इस सरकार ने आके जो भी अमेंडमेंट किए हैं सारे ही केवल उद्योगपतियों के लिए किए हैं, केवल कॉरपोरेट्स के लिए ही किए हैं, उसमें आम जनता का कोई रोल नहीं किया है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर को देने की और जीडीपी को बढ़ाने की सर बात है ना, जीडीपी को बढ़ाने में प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से काम करेगा उसी तरह से उस तरह से क्या वो एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रख पाएगा, इसका इन्होंने कुछ नहीं बताया कि भाई एनवायरनमेंट के लिए जिस तरह से एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, जिस तरह पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे आम जनता त्रस्त हो रही है, उसके लिए इन्होंने कोई प्रोविजन किया नहीं। तो कुल मिला के धरती को खोदने का काम तो ये है कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं उसी धरती को खत्म करने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। हमें ये देखना जरूरी होता है कि हम जीडीपी बढ़ा के कितनी भी आगे कर लेंगे, सारे संसार को हम पीछे करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस स्थिति में जब ऐसी स्थिति हो जाएगी सारे संसार से आगे होने के बावजूद भी आपको जीने का जो चांस होता है वही खत्म हो जाएगा, तो ये जीडीपी, ये पैसा, ये सारा कॉरपोरेट्स वगैरह कहाँ जाएगा। तो बड़े दुख की बात है सर कि हम लोगों को हम जितना एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, जितना हमें चिंता है समाज की, जितना हमें एक राष्ट्र को किस तरह से देखना चाहिए वो चिंता है, वो इन राजनीतियों को नहीं है, इस जो गवर्नमेंट है इसको नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को या जिस तरह से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस इम्प्लीमेंट के अगेंस्ट में क्या प्रिकॉशंस लाएंगे, क्या इस धरती को केवल खाली करके छोड़ेंगे और उसके लिए कोई भी नया कोई उपाय लाएंगे कि उसका फुलफिल हो सके, इसका कोई उन्होंने किया नहीं। केवल पैसा कलेक्ट करने का और जीडीपी का नाम लेके जनता को बेवकूफ बनाने का एक काम ये गवर्नमेंट कर रही है, जो बहुत चिंता वाली बात है। अब जहाँ तक है कि जीडीपी हम इसलिए जीडीपी को अचीव करने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को इसलिए देना चाह रहे हैं कि हम जल्दी से माइनिंग कर लें, जल्दी से हम जो प्रोडक्शन हमारा 1% था उसको प्रोडक्शन का भी राइज करके हम एक जो बाहर दे सकते हैं, उसको माल को हम बाहर दे सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुल मानवता के उस पे आ जाता लेवल पे कि मानवता को इन्होंने कहीं ध्यान में रखा नहीं। जिस चीज को, जिस मिनरल को निकालने के लिए जितना ये ज्यादा मशीनरी यूज कर रहे हैं, जितना नुकसान करना चाहते हैं धरती का वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए वापस कोई उपाय नहीं रख रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि सर हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ इफर्ट करें कि इस तरह से कॉरपोरेट्स को फायदा देने के बजाय पब्लिक का भी ध्यान रखा जाए, और पब्लिक को जिस प्राइवेट सेक्टर को नहीं करके ये माइनिंग का काम, एक्सप्लोरेशन का काम, प्रोस्पेक्टिंग का काम ये आम जनता को भी दे सकते हैं। लेकिन आम जनता का मतलब गवर्नमेंट खुद कर सकती है और उसमें एम्प्लॉय लगा सकते हैं, आम पब्लिक को एम्प्लॉय लगा सकते हैं और वो कर सकते हैं। जितने देश में जितनी जनता जिस तरह से तकलीफ में है, नौजवान जिस तरह से तकलीफ में है, उन सबको काम धंधा मिल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली इनका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी जो पब्लिक है, हमारे देश की जो जनता है उनको राहत मिले। इनको तो ये चाहिए कि हमें पैसा कैसे मिले, कैसे हम कॉरपोरेट्स को खुश रख सकें, कैसे हम सत्ता में आ सकें, बस इनका इंटरेस्ट यही है सर। ये नहीं होना चाहिए
और इसका अल्टरनेट तो यही है कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को जो लाख लाख खड़ी कर रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए और ये एक गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए और उसमें पारदर्शिता के रूप में इस तरह से कानून बनना चाहिए कि गवर्नमेंट ही उसमें काम करे और इम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा लगावें। ज़्यादा अपने इंडिया में भी टेक्नीशियंस की कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, वो लोग अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन ये बातें हमारे जो राजनेतागण हैं वो अगर करें, वो उनको अपनी तरफ से बिलों में ऐसी प्रस्तुतिकरण कर सके, ऐसा ला सकें, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सहूलियत होगा। बाकी तो स्थिति तो ठीक है नहीं। यही मेरा कहना है कि भाई मोबिलिटी गवर्नमेंट में है नहीं, तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट रख सकते हैं, ये है सर। भागचंद जी, आपकी चिंता ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन का जो मॉडल है वो एक बहुत खतरनाक दिशा की तरफ पकड़ रहा है और इसके अंदर ये बात है। अब मैं आप में से रामनारायण जी हैं और डीपी सिंह जी हैं और डॉक्टर साहब है और जोरा राम जी हैं, इनसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो भी साथी जुड़े हैं। हाँ, इस बिल में और कोई पूरा का पूरा मुझे कुछ अलग थलग लगा, कोई मकसद नहीं लगा मुझे, लेकिन एक चीज मुझे मिली जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। 2015 में इन्होंने एक अमेंडमेंट के साथ में एक धारा जोड़ी, डीएमएफ के नाम से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के नाम से फंड बनाया, डीएमएफ फंड बनाया, जो 30% करीब स्टेट को जाना था, उसमें डिस्ट्रिक्ट को सीधा, मतलब स्टेट को बीच में से हटा के डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट दे दिया। अब इस फंड के बारे में संसद में भी बहुत बड़ी बहस हुई। आप लोग इसका लगा करके अपनी आरटीआई डीएमएफ फंड, हाँ डीएमएफ फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये आप याद रखें, 2015 के अंदर ये एंट्री हुई है। ये आरटीआई के मार्फत कौन से जिले में कितने मिनरल हैं, उसके अंदर लीज के तहत कितनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के फाउंडेशन के तहत उसमें आई है और उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ। ये एक कमेटी भी होती है, इसमें कलेक्टर के अंडर में होता है वो सारा ढांचा, तो लेकिन सांसद भी उसका हिस्सा होता है और दूसरे जो भी है कई ऐसा ग्रुप बना करके कुछ जनरल आदमी भी लिए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए आप लोग जो है मेरे ख्याल से ये लाग करके और एक मीटिंग हम ये करेंगे जिला लेवल पे कितना कितना फंड है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, क्योंकि ये 2015 में आ गया था, तो 2015 के बाद में लगातार ये पैसे तो पड़े हैं इनके पास में, तो अब पैसे का क्या यूज हुआ है, क्या पर्यावरण पे है कि नहीं है, तो हम फिर एज ए एक्टिविस्ट इस बात को करेंगे भाई, हम पर्यावरण के मामले में इनको घेरेंगे भाई, तुमने जो खराबा किया इसको वापिस ले और इस तरीके से जोड़ बाकी जो है ये हम कर सकते हैं। अब मैं सुवालाल जी आपका कैरी ओवर करिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसको फिर मैं बाकी साथियों को भी ले लेता हूँ, क्यों गर्मी भी बहुत ज्यादा है, मैं भी छत पे बैठा हूँ, धूप ही है। सुवालाल जी, हम इस बात पे कर रहे थे कि भाई इस घनश्याम जी ने हमें वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाया, लेकिन हमारा ये है कि भाई जिला लेवल पे आ गए ना, ये तो जिले का पैसा, जिले की लीज और जिले के पैसे, और उस तक भी इन्होंने तो अपना ढांचा खड़ा कर दिया कि भाई कौन से जिले में कहाँ निकल रही है, जैसे कांकरोली इधर संगमरमर निकल रहा है, तो इधर कहीं हमारे यहाँ पे लाइम स्टोन और जिप्स नागौर में जिप्सम निकल रही है। इन सारी बातों के अंदर जाकर के और ये व्यवस्था ऐसी खड़ी हो गई कि जिसकी धरती के नीचे जो माल है उसका वो कितना हकदार है, लेकिन हकदार तो है लेकिन कितना निकाले। मेरी धरती में मैं कह दूं भाई नहीं रुक जाओ, अभी ये खाने मत दो, हमारे पशु चरेंगे या कुछ, भाई धरती में ऐसा तो है नहीं खान के ऊपर खेती नहीं हो रही, खेती तो हो रही थी। तो खनिज के लीज होने से खेती भी उजड़ रही है, डेवलपमेंट के नाम से लीज होने से दूसरे जो विकास के काम है वो भी हो रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में एज ए एक्टिविस्ट हम क्या सोचते हैं कि कहाँ हमें इनका विरोध करना चाहिए। हर बार ये जो अर्बन नक्सल का नारा देख करके कह देते हैं, लेकिन खनिज की सीमा तो होती है ना, खोदने का कोई कारण भी तो बनता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाके आप यहाँ ठोक दो और हर जगह लड़ाई चल रही है, लैंड एक्वायर हो रही है। तो सुवालाल जी, फिर मैं 1 बाय 1 सभी को ले लेता हूँ। देखिए ऐसा है हनुमान राम जी कि ये जो माइंस और मिनरल से जो एक्ट है डेवलपमेंट रेगुलेशन, अगर इसके टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं तो
एक चीज ये लगती है कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज मतलब सिस्टम है माइंस और मिनरल्स रिसोर्सेज को रेगुलेट करना हो या मैनेज करना हो या यूज करना हो, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया है। प्रोसेस भी है वो भी सेंट्रलाइज। तो इसमें जो लोकल लोग हैं जिनके जमीन के अंदर रिसोर्सेज है वो तो बिल्कुल ही बाहर है। डिसीजन मेकिंग जो है रिसोर्सेज के, जो रियल में जो ओनरशिप है वो वहाँ के लोग होते हैं और उनके लोगों की इच्छा के अनुसार ही इन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होना चाहिए या उपयोग होना चाहिए। तो ये चीजें तो आइडियली थ्योरेटिकली बहुत अच्छी है हम लोगों के लिए बोलने के लिए लिखने के लिए, लेकिन रियल में जब सरकार के बिल को एक्ट को हम देखते हैं तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था पिछली बार जब बोल रहा था तो कि देखिए हो क्या रहा है कि जो माइंस और मिनरल से है वो सोशली रूप से एक्सक्लूसिव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोकल लोग हैं उनका कोई रोल ही नहीं है, ना तो डिसीजन मेकिंग में, ना मैनेजमेंट में, ना रोजगार में उनको मिलता है, ना ही उनका कोई सीधा उपयोग भी नहीं होता है। उल्टा महंगाई और बढ़ जाती है वहां पर। जहाँ भी माइंस और मिनरल्स का प्लांट लगता है, प्रोजेक्ट लगता है, वहाँ लोकल एरिया में महंगाई और बढ़ती है। ये मेघालय के केस में देख सकते हो या मिजोरम में भी है और सिक्किम में भी मैं गया था लेप्चाई कम्युनिटी एरिया में। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, नॉन वायबल माइंस और मिनरल्स हो रहे हैं। देखिए ये नॉन वायबल इस वजह से है इकोनॉमिकली कि जब तक इन माइंस का जो वैल्यू है निकालते हैं, वैल्यू जो है वो वैल्यू लोकल कम्युनिटी को अगर नहीं मिलता है फायदा, तब तक ये नॉन वायबल ही कहलाते हैं ये माइंस और मिनरल्स के। तीसरा जो है वो है एनवायरमेंटली ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि होता क्या है कि प्राइवेट और जो कॉरपोरेट जो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो एनवायरमेंटली रूप से एक तो क्लियरेंस से बिल्कुल कोई भी इथिक्स या कोई भी प्रिंसिपल कहो साइंटिफिकली है उसका कोई भी फॉलो नहीं करते हैं रियल में। तो दूसरा यह है कि जब ये एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज को ग्राउंड से, तो फिर उसका जो वेस्टेज जो बाई प्रोडक्ट जो होते हैं उनको एक तरीके से कोई मैनेज ही नहीं हो रहा है वेस्टेज का। तो जो एक तो माइन से निकालने के लिए लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं होता है, दूसरा निकाल तो रहे हैं लेकिन लोकल लोगों को और ज्यादा मतलब कि लॉस और होता है, उनकी जमीन, उनका पानी, उनका हवा, उनके पशु पक्षी, उनका और लॉस होता है। तो ये किस तरीके से अनसस्टेनेबल है एनवायरमेंटली। अब तीन चीज ये हो रही है कि ये जो माइंस मिनरल्स एक्ट अगर हम देखते हैं इंडिया का या दुनिया भर के भी आप देखोगे तो तीन चीजें स्पष्ट मिलेगी आपको, क्लियरली विजिबल है। वो है कि कॉरपोरेट फंडिंग इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है इनका इंटर पार्टनरशिप है। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोली जाती है, दरअसल ये कॉरपोरेट, पॉलिटिकल पार्टी और जो फंडिंग एजेंसीज है फाइनेंशियल, उनका ही पार्टनरशिप है। और इसमें तो आम आदमी तो बिल्कुल है नहीं। इसमें सिविल सोसाइटी जो लोकल कम्युनिटी है उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन तक नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में। देखिए मैं एक उदाहरण देके बात खत्म करूंगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम है, मेघालय है, यहाँ अगर कोई माइनिंग शुरू होती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परमिशन लेना पड़ता है एनवायरमेंट सोशल क्लियरेंस से, क्योंकि यहाँ एडीसी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी माइंस और मिनरल्स के प्रोजेक्ट एडीसी में आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि क्लियरेंस मिलेगा नहीं। लोकल कम्युनिटी का तो बहुमत होता है, इलेक्टेड बॉडी होती है एडीसी में। तो इस वजह से अगर यही एडीसी सिस्टम रेस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में भी कर दिया जाए
तो मुझे लगेगा कि ये जो माइंस और मिनरल्स की जो लूट हो रही है और जो लोकल कम्युनिटी के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है, कंस्पिरेसी, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के नाम पर, वो रुकेगा या कम होगा? थैंक यू। बहुत बड़ी बात है सुवालाल जी। देखो ऐसा है, मैं अरविंद जी आपके पास आना चाह रहा हूं। एक तो माइंस एंड मिनरल की बात है, खान है और उसके अंदर कोई चीज है। डेवलपमेंट और रेगुलेशन, रेगुलेशन के मामले का मतलब है हु विल रेगुलेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में चाबी ले ली, उसको रेगुलेट करना है। धरती पे जो अपना मानव बैठा उसको कोई उनको भगा करके वहां के हाँ खोद करके उसका माल निकालना है, क्या यही रेगुलेशन है? डेवलपमेंट क्या यही डेवलपमेंट है? अब इन्होंने जैसा सुवालाल जी ने एक सवाल उठाया कि भाई ये बाद में जो चीज निकलती है उसका वेस्टेज है, जो वेस्टेज के अंदर 21 में इन्होंने एक एंड यूज मिनरल पर रोक हटाई है। एंड यूज का मतलब यही है कि भाई आपने लोहा स्टील निकाली और उसके अंदर मैग्नीज निकला, तो मैग्नीज को अलग करने के लिए इन्होंने व्यवस्था कर दी कि भाई चलो इस पे रोक थी पहले, तो आप मैग्नीज भी निकाल सकते हो, तो निकाल ली। चलो मैग्नीज मैग्नीज निकालने के लिए सेल ऑफ मिनरल बाय द कैपेटिव माइन, कैपेटिव माइन मतलब जिसकी खुद की माइन है, तो पहले वो बेच नहीं सकता था। जैसे कोयले की खान है, आपको बिजली पैदा करनी है तो कोयला नहीं बेच सकते थे, अब इन्होंने बेचने का भी धंधा खोल दिया। तो ये सारी की सारी चीजें गई किसके पास? जिस आदमी को खान दी उसने जो भी एंड यूज था उसको भी बेच दिया। जो कैपेटिव माइन थी बिजली पैदा करने के लिए, तो बिजली पैदा करने के बजाय कोयला आपने बेच दिया, ऑस्ट्रेलिया से मंगा लिया। ये इस तरह से बड़ा गोरख धंधा खड़ा हुआ इसके माइनिंग के मामले में। तो डेवलपमेंट क्या हुआ, रेगुलेशन क्या हुआ? और रेगुलेशन में आदमी कहाँ है? आप भारतीय आदिवासी पार्टी में है तो कभी इस मैटर को आप उठाओ। सिर्फ हम ये कह दें आदिवासियों का हक है 36 से वो शेड्यूल और सोनम के पास में। आप घनश्याम जी ये जो है ना, मैंने रूपचंद जी से भी बात की, मैंने कहा इन चीजों को 15, 21, 16, 23 के जो बिल है, सोनम वो जो वहां बैठा है लद्दाख में, उसके पास डेटा भी है, ये है। लेकिन सारे एक्टिविस्ट जुड़े कि भाई ये ठीक बात है, तुमने ये लूट मचाई है तो ठीक बात है, मचा ली हमने, कोई बात नहीं, लेकिन जनता को क्या हो रहा है वो तो बता दो। तो रेगुलेशन, वहां रेगुलेशन लगा हुआ ना कुछ पब्लिक, पर आपने खोदा उसमें ऐसा रेगुलेशन का पार्ट एक सिवाय इसके कि अपने डीएमएफ का एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का खोदा, वो भी दुनिया को पता नहीं है। दुनिया ने तो ध्यान देती कि भाई कितना फंड है क्या नहीं है, इसके सिवाय जनता को कोई लेना देना नहीं है। तो अरविंद जी आप इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? फिर रामनारायण जी, फिर जनाराम जी, ये सबसे मैं व्यू ले लेता हूँ। अरविंद। हाँ मेरा माइक बंद है। रामनारायण जी, शायद अरविंद जी बिजी हैं मुझे। हाँ, आपके एरिया में भी खान निकल रही है, चीजें निकल रही है, अडानी जी आएंगे बेच देंगे, 50% बेचने की छूट हो गई। कैपेटिव माइन है, उन्होंने अपना काम कर लिया। एंड यूज भी उसमें से धातु में धातु निकलेगा। एक खान खोदते हैं ना तो 2-4 धातुएं निकलती है, तो उसको अलग किया तो वो दूसरे वाली धातु भी निकाल ली, तो बड़ी छूट है, आनंद है। जहाँ चाहो वो खड्डा खोद लो। 23 में इन्होंने ये कर दिया, जहाँ ट्रेंच खोद लो, पिट खोद लो, ड्रिल कर लो, माल दिखे वो हमें बता दो, रिपोर्ट बढ़ा के हम आपको छूट दे देंगे, यहाँ चलो जाओ खोदो। तो क्या क्या टिप्पणी करेंगे आप इस पे? देखो सर, ये जो घोटाला है ना, मेरे हिसाब से तो माइनिंग घोटाला मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला है ना। ये बिल्कुल आज के बाद में भी निकल के आया, और इसमें सिर्फ कारपोरेट के लोग और बड़े जो सरकारी मतलब गवर्नमेंट के जो लोग हैं पदाधिकारी और कारपोरेट के लोगों को ही फायदा मिल रहा, आम जनता को कहीं नहीं। जैसा सुवालाल जी ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि लोकल लाभी को, लोकल लोगों को कई फायदा मिले। मैं इसका 2 उदाहरण देके आपके बात का, तो मेरा गाँव जहाँ है उसके 10-12 गाँव के बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, बहुत सुंदर पहाड़ी, जहाँ पे सेना के लोग आके अपनी प्रैक्टिस करते थे, चांदबारी खेलते थे, गोला बारूद, ये अपना करीब 500 एकड़ की वो जमीन थी। वहां पर अभी 15-20 साल में वो, पहले तो उसकी मुरम खोदी,
कौन सा ये हमारा जब इंदौर अहमदाबाद जब रोड बनाना 4 लेन 6 लेन बन रहा है, इसके लिए वहां से जो है इन लोगों ने मुरम खोदते 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 उसको पूरा खत्म कर दिया, और अब उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर चट्टान निकलने लग गई, तो वो गिट्टी का काम चालू कर दिया, गिट्टी खदाने चालू हो गई। मतलब इतना बड़ा स्कैंडल, 500 एकड़ जमीन को खत्म कर दी। लेकिन उस आसपास के जितने भी गांव है उसको फूटी कोड़ी का भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जहाँ ये 4 लेन है, इससे उस पहाड़ी तक जाने के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। उसमें 4 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, 5 किलोमीटर कच्चा रास्ता था। तो वो कच्चा रास्ता तो कच्चा भी खत्म हो गया, पूरा पक्का रास्ता जो प्रधानमंत्री सड़क थी वो भी उनके बड़े बड़े जो डंपर निकलते थे उन्होंने तोड़ दिया। बीच में 1-2 बार कुछ जब ये हुई, मतलब ग्रामीण वालों ने जो एक्शन और रिएक्शन जो हुआ, तो उसमें भी बहुत बड़े दादा पहलवान भी आ गए ने, गुंडे बदमाश भी आए ने, उसमें उन लोगों की चली और सरकारी विभाग की चली। तो ये बड़ा घोटाला बड़ा है। फिर हमारे नर्मदा, हमारे जो है वो रीढ़ की हड्डी है मालवा प्रांत की, इसके अंदर जो है वो रेती निकलती, रेत माफिया जिसको बोलते हैं, समय समय पे सुनते रहते हैं कि जो है आज उसका मर्डर हो गया, किसी मतलब वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया, तो किसी पे जो है वो डंपर चढ़ा दिया। तो बहुत बड़ा घोटाला, बहुत तगड़ा घोटाला है रेत माफिया। मैं जस्ट जहाँ बैठा हूँ, मेरे जस्ट बगल में ही रेत का एक जो व्यापारी है, उसके पास एक डंपर आता था। उसका ये कहना है कि हमको 5,000 रुपए रास्ते में कहीं से एक चिट्ठी कटाना पड़ती है। एक डंपर है वो 50-55 हजार का जो आता है, 5,000 रुपए एक कच्ची चिट्ठी। एक आदमी कहीं खड़ा हो जाता, वो हमको नंबर दे देता और फिर वो नंबर 2 में कहीं पे भी ले जाओ आप। तो ये जो पैसा है, ये सरकार के कुछ नुमाइंदे बैठे हैं, जो मंत्री संतरी, जो नर्मदा किनारे के जो बड़े ताकतवर जो मंत्री, वो ताकतवर जो पदाधिकारी है, और उन लोगों का पैसा। मतलब एक दिन में कम से कम 2 से 3 हजार डंपर निकलते हैं, प्रति 5,000 रुपए से चिट्ठी कटती है, वो फ्री, आप कहीं पे भी ले जाओ, कुछ भी करो, कैसा भी करो। तो एक ये वाला जो है वो बड़ा जो है घोटाला। तो ये जो बात आज पूरी निकल के जो आई है, वास्तव में लोकल लोगों के पास इनका कोई फायदा नहीं मिलता। ये जो मैंने इसके पहले जो पहाड़ी खोदी, उसका जो है रिएक्शन में बताऊं, उसमें हमारे जो आसपास के जो 10-15 गांव की जो जमीनें थी, वो अब उसमें बीच में जब पानी भरने लगा, तो पानी भरने से वो जो बारिश में ज्यादा पानी से पड़वान बोलते हैं उसको हम लोग, जो फसल रहती है ना, उसमें हमेशा नमी बनी रहती है, तो उससे वो फसल भी नहीं हो रही है, वो जमीनें खराब हो रही है हमारी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, वो आसपास के लोगों को मालूम भी नहीं है कि ये होना चाहिए। बस खाली ये है कि सरकारी है, ले जा रहे, ये ठेके पे जाती है, कोई बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चलो एक मैं आपके जानकारी में डाल दूं रामनारायण जी के, राज्य सरकार के पास में 7वीं शेड्यूल के 29 खनिज है, और बाकी सेंटर के पास में है, कोल है, लिग्नाइट है, ये जो है इन्होंने 4थी एक शेड्यूल बना के बॉक्साइड, आयरन और ये लाइमस्टोन और ये उधर वहां ले लिए, जिप्सम वगैरह। और इसके बाद में सेंटर, और करते करते इन्होंने सेंटर ने अपना पूरा कब्जा ले लिया। राज्य सरकार के बीच में ये जो माफिया आप कह रहे हो, ये बराबर माफिया चल रहा है पूरा का पूरा मान। अब इस धरती पे जो आदमी आदिवासी या कोई बैठा है ना, जहाँ खनिज है वहां आदिवासी पक्के हैं, मतलब क्योंकि वो पहाड़ी थी, वहां इस तरह से बैठे थे, तो उनकी तो लाइफ बर्बाद हुई, उनको कोई फायदा नहीं मिला। ये डिस्ट्रिक्ट फंड वाला जो फंडा है ना, ये भी उन लोगों के लिए जो माइनिंग में काम करते हैं। तो आदिवासी तो काम करते नहीं, उनको तो भगा देते हैं वहां से, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई ऐसा पट्टा नहीं दे। 6वीं शेड्यूल और 7वीं 5वीं शेड्यूल ये सारी फालतू की गोरख धंधा है। अब ये आम आदमी ये खोद के सरकारें इतना जिसको चाहो वो खान दे दो। ये जो कानून बनाए है ना इन्होंने, इस कानून में भी यही है कि सारे रास्ते अडानी जी के पास ही जाते हैं। क्योंकि जब कानून के कुछ धाराएं ऐसी है जिसके अंदर लिखता है भाई तुम्हारे पास मशीन बताओ कौन सी है, तो मशीन तो आपके मेरे पास में तो है नहीं, अपने पास तो छोटा ट्रैक्टर मिलेगा कि वो मशीन ऑस्ट्रेलिया की है, मेरा जॉइंट वेंचर है उसके साथ में, उसके पास मशीन है इसलिए मेरे पास हो गई वो, और मैं इसको खोद लूंगा, तो वो टेंडर वो खान उसको मिल गई। एरिया भी बढ़ा दिया, एक्सटेंशन के साल भी बढ़ा दिए, जहां चाहे वहां खोद लो, जहां चाहे वहां कर लो, समुद्र का भी खोदने का दे दिया। ये सारे काम चल रहे हैं, लेकिन अब हम कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, या यो समझो कि सरकार ने अपनी बपोती मान रखी है इसको, तो कि भाई जहां कहीं घाटा होगा वहां खोद लेंगे हम, तो हमारा पैसा कम पड़ेगा तो खोद खाद के बेच बेचा के जेब में भर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो चनाराम जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ साहब, मैं इधर देख रहा हूँ सर, संसाधनों पे कब्जा करना चाहती है दुनिया। मेन लड़ाई सर रिसोर्सेज की है, कौन कितना रिसोर्स पे कब्जा करना चाहते हैं।
भाई धरती का कितना ही नुकसान हो इसका अपन नहीं देख रहे हैं माइंडसेट से। इसका प्रभाव लंबे समय से खाद्यान्न संकट की ओर जा रहा है। जैसे इधर अपने अंबुजाई मुंडुआ में लोगों ने खेती की जमीन है उस पे खनन हो रहा है, इधर हमारे खींवसर के आसपास ही हो रहा है। तो लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट मैं जहां तक सोच पा रहा हूं कि खाद्यान्न संकट जरूर होगा। खेती की जमीन पे यदि माइनिंग हो रही है तो उस पे सर खाद्यान्न संकट होगा। धन्यवाद, मैं लगभग सुनने के लिए जुड़ता हूँ। ठीक साहब। नहीं बात बड़ी मार के कही आपने कि खनिज कोई हवा में तो हो नहीं रहा, होता तो धरती में ही है। तो आदिवासी भाग जाते हैं या किसान को भगा दिया जाता है, लेकिन खान में है, चीजें तो नीचे हैं। इन्होंने सर्वे कर ली और सारा इनके पास में डेटा है कि कहाँ माल मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें इनके पास में है। तो डॉक्टर साहब आप जुड़े हुए हैं वहां से, चित्तौड़ में काफी कुछ माइनिंग का एरिया है, निम्माहेड़ा और ये पूरा है। तो ये कुछ राज्यों के हैं, कुछ वहां है, लेकिन अभी सेंटर ने लगभग कब्जे कर लिए है। राज्य नहीं लीज दे पाती तो सेंटर दे सकती है, ऐसा पावर सेंटर ने ले लिया। तो डॉक्टर साहब अपनी बात को रखो। हमारे यहाँ पे ये जो हिंदुस्तान जिंक है उसका साल का रॉयल्टी बनता था 5,000 करोड़। तो 2017 के बाद में इसने चांदी के नाम पर रॉयल्टी देना करीब बंद ही कर दिया है। जो अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से जो वो कच्चा माल आता है उसमें से चांदी निकल रही है। बैलेंस शीट में तो बता रहे हैं कि हमारी चांदी निकल रही है, लेकिन वो बता रहे हैं कि वहां निकलती है, जबकि 1% से 7% तक चांदी जिंक में निकलती है। तो ये कंपनियां अपने वो माल को छुपाने के लिए ये लूट भी और जारी हो रही है। और यहाँ का जो पर्यावरण, जैसे अभी ये गोसुंडा बांध है उसको पूरी तरह से इस बांध के इस कंपनी के कब्जे में कर दिया है। यानी नेचुरल रिसोर्स भी, जैसे पूरा बांध जो सिंचाई के लिए बना था वो इस कंपनी को दे दिया है। और जो इसकी 5,000 करोड़ की रॉयल्टी साल की चांदी की बनती थी, वो चांदी पर रॉयल्टी अभी 2017 के बाद से इसने बिल्कुल नहीं चुकाई है। बोल रहा है कि हमारे यहाँ इसमें से अब चांदी निकलना बंद हो गई है। तो ये कंपनियां लूट भी रही है। डॉक्टर साहब एक मिनट में भागचंद जी से इसका व्यू ले लूं। भागचंद जी, ये जिंक के साथ में कुछ सिल्वर का पार्ट भी होता है क्या? आपके क्या एक्सपीरियंस कहता है? यहाँ जिंक नहीं, हिंदुस्तान जिंक में जिंक निकल रहा है तो चांदी का हिस्सा भी उसमें कुछ परसेंटेज होती है क्या? माइक बंद है आपका, माइक खोले। जी सर, यहाँ राजसमंद में ही आती है ये जो माइंस है जिंक की, जो हमारा राजसमंद एमई ऑफिस में आती है। तो यहाँ ये लोग जिंक का प्रोडक्शन बताते हुए और को ये इसका सिल्वर का नहीं बताते हैं। बट क्या हो रहा है कि इनफैक्ट सिल्वर तो जो मिनरल एक्सपोज हुआ है उस मिनरल का तो चलना रहना निरंतर चलता ही रहता है, वो मतलब खत्म नहीं हो पाता उसका। जो मिनरल एक बार एक्सपोज हो गया उसका रेगुलेशन मतलब नियमित चलता रहता है वो। अब वो किस कारण से उन्होंने प्रोडक्शन होना बंद बताया है, या तो उन्होंने उसका माइनिंग का एंगल चेंज कर दिया हो कि भाई जिस तरह से यहाँ इसकी स्ट्राइक चलती है, जैसे सिल्वर की एक स्ट्राइक चल रही है तो जिंक की एक स्ट्राइक चल रही है, तो इस प्रकार की लाइन ये मिनरल वही चलता है। अगर ये डाइवर्ट कर दे, माइनिंग का जो ऑपरेशन चला उसको डाइवर्ट कर दे, तो हो सकता है कि सिल्वर का नहीं निकलना पाया जाए। लेकिन एक बार वो माइनिंग का डाइवर्ट करके वापस उधर ही चालू कर दे तो ये कोई श्योर नहीं है कि वो चोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चोरी तो नहीं, मेरा भागचंद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकार के पास है या हिंदुस्तान जिंक किसका है? हिंदुस्तान जिंक का ये वेदांता ग्रुप का है। वेदांता ग्रुप का। अच्छा, वेदांता, हाँ वेदांता को दे दिया, बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि एंड यूज मिनरल जो उन्होंने रोक हटाई ना 21 में, एंड यूज का मतलब था कि एक धातु में दूसरी धातु निकल रही है तो वो निकालो और बेच दो उसको। तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये कर तो ये कर क्यों नहीं रहे? तो इसका मतलब वो बदमाशी हो रही है। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो बजरी की रॉयल्टी साल भर में सरकार को प्राप्त हुई थी 40 लाख रुपए। अब ये 40 लाख रुपए वसूलने के लिए अपने गुंडे बिठाए हैं यहाँ से, ये खनन अवैध है, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा ना, और ये तमाम तरह की बातें करके डॉक्टर साहब एक समझना पड़ेगा कि 29 खनिज राज्य के पास है और बाकी जो खनिज है ना सेंट्रल गवर्नमेंट है। राज्य वाले खनिज में भी टांग अड़ा सकता है सेंटर, ऐसा इन्होंने कानून में लिख दिया। जो मैंने कानून पढ़े, इनके 3-4 कानून है कि तुम नहीं करोगे तो हम कर देंगे, ये हमारे पास पावर है, ये लिख दिया।
लेकिन अब ये बजरी वाला और ये जो सैंडस्टोन के जो पत्थर निकल रहे हैं या आपके निम्बाड़ा के पत्थर है, ये यदि लाइम स्टोन है तो सेंटर के पास है, ये मेजर मिनरल और माइरन मिनरल दो है, तीसरा इन्होंने एटम मिनरल है। तो एटम मिनरल वाला मामला जो है वो तो इन्होंने 6 और दे दिए इनको। कुल मिलाकर के लूट अच्छी खासी है और हमें कानून की जानकारियां कम है और इन कानूनों के तहत इन्होंने अपने सुविधा के लिए कानून बना लिए। अब ये जैसे एंड यूज मिनरल में चांदी निकलती है तो चांदी निकल रही होगी, चुपचाप बेच रहा होगा इसके पास, तो 21 में कानून आ गया, 3 साल हो गए, इसमें से चांदी निकाल के चुपचाप बेच रहा होगा वेदांता ग्रुप। कौन पूछे, किसको फुर्सत है? 50% तक तो कानून के अनुसार बेच सकता है। सेल ऑफ मिनरल बाय द कैपेटिव माइन। अब ये कैपेटिव माइन का मतलब है कि उसने अपने कब्जे में कर रखी होगी। कैपेटी का मतलब है कि आपने अपने यूज के लिए जिंक निकाल करके और आपको करना चाह रहे हो तो आप मालिकाना अधिकार हो। वो दूसरी नॉन कैपेटिव में हर कोई खोता है, खान है जिसमें पत्थर निकाल रहे हैं या बजरी निकाल रहे हैं, जो चाहे वो ले लिया, रॉयल्टी जमा हो गई, गवर्नमेंट में हो गया। लेकिन कैपेटिव माइन का सेल का 50% का इनको पावर दे दिया। अब ये मैं आज लाया सेशन इसलिए था कि इन्होंने जो बदलाव किए हैं वो बदलाव टोटल प्राइवेट के फेवर में किए हैं, तो वेदांता ग्रुप आ चुका इसके अंदर। तो अब ये बात आपको काफी इसमें स्टडी करने की जरूरत है। इसमें सर क्या है कि अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में नाम आया है इसका, इस माइंस का, तो उसमें 450 करोड़ रुपए देना बताया इलेक्ट्रोल बॉन्ड में बीजेपी सरकार को। तो ये इनकी प्लानिंग हो सकती है कि वो सिल्वर का मेंशन नहीं करके वो सिल्वर को डायरेक्ट बेच रहे हो, उन्होंने कोई इक्वेशन बना रखी हो। डॉक्टर साहब आप भागचंद जी के नंबर मेरे से ले लेना, आप इस मैटर में कंफर्म करना कि वेदांता ग्रुप ने किस तरीके से इसका सिल्वर का एंड यूज का बिल बना है, और कोई एक्सपर्ट मिल जाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई ये चांदी कहाँ गई, चांदी हमारे को जहाँ है वो चांदी आप लाइए, चांदी गाइए, तो कहाँ गई चांदी? जब वेदांता ग्रुप ने इसमें जिंक खोदा तो चांदी तो निकली, चांदी निकली तो चांदी कहाँ गई, ये बात तो बताना पड़ेगा ना। कानून भी बना दिया, एंड यूज मिनरल पर रोक हटाई, तो बात यही थी पहले एंड यूज पे। वेदांता का ये कहना है कि हमारे जो चांदी निकल रही है जो ऑस्ट्रेलिया से जो खनिज पदार्थ है उसमें से निकल रही है। वो तो हेरा फेरी का मामला है वैसे, खैक भाई ये वहां ये बचाना चाहता है उसमें ये। लेकिन इनका या ना, हाँ एक चीज यही सर, हाँ बोलो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जब इनका नाम मेंशन हुआ है तो निश्चित रूप से ये तो बात साबित ही हो गई कि 450 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, तो ये तो लग ही रहा है कि कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है इसमें, तो ये चीज सामने दिख ही रही है। अब इंक्वायरी करने की बात है तो इंक्वायरी कर सकते हैं अपने लेवल से डिपार्टमेंट में भी वापस 2-3-4 साल हो गए मुझे, क्योंकि मेरा तो 4 साल से रिटायरमेंट ले लिया मैंने, तो वो काम नहीं भाई माइन तो कैपेटिव माइन है, जब कैपेटिव माइन है तो कैपेटिव माइन के अंदर तो इन्होंने बहुत भाई ये जिंक जो है ये एटॉमिक मिनरल है क्या? हमारा जो एटॉमिक मिनरल है, जिंक एटॉमिक मिनरल नहीं है सब। अच्छा नहीं है तो हाँ, बाकी एटॉमिक नहीं है तो भी इनको छूट दी है ना, 50% तक आप बेच सकते हो। तो ये जो बदलाव किए इस गवर्नमेंट ने, ये बदलाव ऐसे हुए एक मौज बन गई इनको, कितने करोड़ का दो ना बाप को चंदा देने में, क्या जब खान पूरी फोगट में मिल रही हो और चांदी मिल रही हो और जिंक के साथ में, तो बेचो और मौज करो, उसमें तकलीफ कहाँ हो रही है? उसमें तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए ना इनको। तो नियम का पर्दा ओढ़ के आप कुछ भी करो, नियम ऊपर डाल दिए हैं और अंदर अंदर कुछ भी करो। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो डीपी सिंह जी आप जुड़ रहे हो यूपी से, आप बताओ, हमने इतनी ये चर्चा की माइनिंग के ऊपर, इस गोरख धंधे को पूरा का पूरा कानूनों के दायरे में, और सुवालाल जी ने सामाजिकता के मायने में और घनश्याम जी ने सामाजिकता के मायने में विश्लेषण किया कि करना क्या चाहिए ना, वो क्या रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे डीपी सिंह जी आप? तो सबको नमस्कार। ये पुरानी बात है, ये नक्सलवाद जो है वो इसी की जड़ है। पहले सरकारें मानती थी जनता की, अब वो वक्त आ गया सरकारों ने जनता की मानने की तो बात छोड़ दी। तो हमारा जो लक्ष्य है केवल चर्चा तक ही सीमित है, हम कर क्या पाएंगे इसमें? ये बिल्कुल सही है कि अगर जमीन के नीचे से कुछ निकलता है तो उसमें हिस्सेदारी तो उसकी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि इक्विपमेंट
हमारे पास नहीं होते या हम माइनिंग नहीं कर सकते, और माइनिंग कर भी ले तो बेच नहीं सकते, ये जो प्रतिबंध लगे हुए हैं और इन्हें छूट है, तो सरकार को भी कुछ थोड़ी रॉयल्टी देके खुद भी किए जा सकते हैं ये काम। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार की दिखावे की कहने की योजना होती है, असल में लागू कुछ होता है। और हम लोग ऐसा क्या करें जो इसमें प्रतिबंध लगे, जो हम चाहते हैं पर्यावरण का कैसे सुरक्षा हो इनसे। ये लुटेरे लूट लेते पर्यावरण को, ये खराब करते, पूरी जनता उसका मतलब दंड झेलती है। व्यवस्था पहले नहीं कर पाते, इतनी ये ऐसी व्यवस्था पहले कर दें कि साहब 100 एकड़ वन पहले लगा दिया, वो तैयार कर दे, तब हम 100 एकड़ जमीन को खराब करेंगे। अब वो बाद में करने की बात होती है, बाद में होता है नहीं होता है। आज किसान एक पेड़ काटने लगे तो उससे कहते हैं कि साहब आपको 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे तब परमिशन मिलती है। अब 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे तो 100 किसी दूसरे के घर थोड़ी लगा देगा। 100 पेड़ों में तो उसकी जमीन ही है, अब उसमें सारे में पेड़ लगा देगा क्या? जो जनता के लिए, किसानों के लिए प्रतिबंध है, जो पूंजीपतियों के लिए है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब देखना हमें ये है कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे किन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत दखलंदाजी जनता की मान ले। थैंक यू। करने के अंदर तो देखो डीपी सिंह जी, एक तो आप पंचायत राज के यूपी के अध्यक्ष हैं। पंचायतों में एक जागृति का अवेयरनेस प्रोग्राम चले कि इन्होंने कानून को, इसके धरती के नीचे जो खनिज है कैसे कैसे कानूनों में कौन कौन बेच सके, क्या क्या कर सकते, कुछ वकील मिल जाए, कुछ माइनिंग इंजीनियर मिल जाए, उनके बीच में ग्रुप डिस्कशन करके सेमिनार हो। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो बना है, फाउंडेशन जो है, फंड नहीं फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के अंदर कितने पैसे हैं, क्या है, ये आरटीआई से हम ले और पता करें। जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है पब्लिक के पास कैसे आएगा, कौन किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये 2 काम हम इस मामले में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रख दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, मेरी बात आ गई पूरी। नहीं, हैंड रेज किया आपने, तब की बात थी तो। और अब साथी कोई बात अपना रखना चाहे तो अपनी बात को रखे, अपनी कोई विशेष बात हो कि भाई ये टॉपिक इसमें जोड़ा जा सकता है, या कोई किसी साथी का कोई व्यू पॉइंट हो तो। बाकी मेरे ख्याल से सभी आ चुके हैं। मैं सर इसमें एक निवेदन करना चाह रहा हूँ था कि डीएमएफटी जो है फंड, इसका हम लोग थोड़ा सा बेस्ट इफर्ट लगा के इस इंक्वायरी ले सकते हैं, और इसका कहाँ यूज हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी जानकारी लेके इस चीज को अपन उठा सकते हैं कि भाई जो पैसा माइनिंग साइड से डीएमएफटी के माध्यम से आता है वो कहाँ यूज हो रहा है और कहाँ इसका यूज होना चाहिए और कहाँ गलत यूज हो रहा है। तो ये इस वक्त तो टोटल भागचंद जी, टोटल 6000 करोड़ का फंड है टोटल। इंडिविजुअली डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा नहीं है मेरे पास में, लेकिन 6000 करोड़ का फंड टोटल इंडिया का अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पड़ा है। अब वो एक तो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होता है, एक। हाँ आरके जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने बात को रखते हैं। बात ये है जी, हाँ बात ये है, जो मिनरल है, मिनरल एक सजीव चीज है, और सजीव चीज भी सजीव हमारी पूंजी है। पूंजी है, ये प्रकृति का पार्ट है, मिनरल्स पूंजी है। हम यदि उन बातों में उलझते हैं कि साहब उन जो माइंस का पैसा है पर्यावरण में लगा दो, तो हम उसी ट्रैप में फंसे हुए। यहाँ से काम चलेगा नहीं, बिल्कुल कतई नहीं चलेगा, जब तक कि प्रकृति और मानव, ये 2 कैपिटल है, ये बड़ी चीज है। आपको प्रकृति बचानी है तो मिनरल्स को बचाना है। पहले तो ये परिभाषित हो, पूरे वर्ल्ड के जो मिनरल की बात कर रहा हूं मैं, आपके गांव के मिनरल की बात कर रहा हूं, ये मिनरल का अधिकार इनको सरकारों को या पूंजीपतियों को किसने दे दिया? ये आरके जी, ये घनश्याम जी ने पूरी डिटेल में 15 मिनट कह दिया, आप लेट आए थे। ये सुहलाल जी और घनश्याम जी ने इसी पे बात को रखा था। ठीक। में ये तो ओके। हाँ,
कंप्लीट बात यही हुई थी कि भाई दुनिया की ले फिर आए थे, दुनिया के सिवाय हम दुनिया क्यों देगी, जब धरती के पास हमारे पास है तो क्यों देगी, इसका भी सवाल हमने ढूंढा है। आप भागचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं हुक्म यही कहना चाह रहा था कि भाई DMFT से आज की तारीख में हम ये इसका जो फंड है उसका हम किस आगे का कहाँ इसका अपन यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो वो एक अभी काम है अपने हाथ में, प्रैक्टिकली अपन ये इस चीज को कर सकते हैं। वो वहां से ये तो एक नॉर्मल काम है कि भाई इन जनरल एक्टिविस्ट के नाते। बाकी जो RK जी ने और घनश्याम जी ने जो बात की उस बात के ऊपर और शिवालाल जी ने भी इस मुद्दे को उठाया कि भाई बेसिक बात ये है कि आम जनता के, आप जो इस शब्द को जोड़ रहे हो ना, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन कौन करे? तो यार पब्लिक रेगुलेट करे, पब्लिक का माल पब्लिक रेगुलेट करे। गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है या कॉर्पोरेट रेगुलेट कर रहा है, लूट खसोट हो रही है, ये बात एक अजीबोगरीब बात है। ये बात हमने पूरा विस्तृत रूप से आधा पौन घंटे में हमने ये बात ही डिस्कस की कि आखिर ये जाएगा कहाँ रास्ता। भाई तुमने अपने हिसाब से रिसोर्स को इनको भगा दिया आदिवासियों को और यहाँ से खोदना शुरू कर दिया। अब 2023 वाले में तो फुल छूट दे दी, जहाँ चाहे वहां टिप लगा दो, रिकॉग्निशन टू इंक्लूड सब सरफेस एक्टिविटी दाब के करो, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दे देंगे अलग से फॉर स्पेसिफाइड मिनरल, 29 मिनरल, गोल्ड, सोना, चांदी, कोबाल्ट वगैरह खोदो जाओ। तो 36 शेड्यूल में बेरियम, लिथियम जाओ, तुम जाओ और अपनी ट्रेंचें खोदो और जाओ। अब ये जो बात उभर के आई तो जनता कहाँ गई? जनता का माल, जनता को कोई लेना देना नहीं, रेगुलेशन में कोई इसका इन्वॉल्व नहीं। तो ये एक सवाल बनता है हमारे सामने कि हम यार आखिर कैसे इस तरह से अभी ये करने की बात है। अब रहा सवाल के जैसे RK जी ने भी उठाया, घनश्याम जी ने इसको विस्तृत रूप से बताया भी था कि दुनिया के लोग कैसे इसको करें। अब दुनिया के लोग तो बाउंड्रियों में बंधे पड़े हैं, सेना उनके पास है, चीन वाला चीन का माल खोद रहा है, भारत वाला भारत का खोद रहा है। कोबाल्ट का मैंने उदाहरण दिया, एक नाम मुझे याद नहीं रहा, बड़ा छोटा सा देश है, दुनिया का 70% कोबाल्ट उसी अकेले के पास पड़ा है। वो छोटा, बिल्कुल छोटा सा देश है, कोबाल्ट के ऊपर ही बैठा है वो तो। अच्छा, दुनिया की कोबाल्ट की अगले कह रहे हैं कि 50 मतलब जो है 2050 तक 50% डिमांड होगी कोबाल्ट की, कोई भारी डिमांड होगी। पता नहीं किस में काम आ रहा, हो सकता है ये सेमीकंडक्टर में इनमें हो। तो अब वो देश तो बिल्कुल कोबाल्ट के ऊपर बैठा था, वो तो कह रहा मैं तो लूंगा। अब ये तेल वाले देश तेल के ऊपर बैठे हैं, हिलने डुलने कोई तैयार नहीं, पर्यावरण खराब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने यहाँ से माल ले जा रहे हैं। अब ये जो है ये मांग कैसे उठे कि भाई अंदर जो चीज है ना, धरती सबकी साझा है और तुम इसको बिगाड़ने के अंदर तुम कौन होते हो भाई? इस तरह से जो ऊपर बैठा, जो ऊपर तो आदिवासी बैठा है या किसान बैठा है। अब किसान और आदिवासी जो आदमी बैठा उसको तो भगा दिया, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट ने मिलकर खोद लिया, खोद के अपने धंधे लग गए और वो अपना पर्यावरण खर्च कर दिया। तो ये अजीबोगरीब मॉडल है ये इसका, जिसको हम कुछ शब्दों में इसको वर्णन नहीं कर सकते। DP सिंह जी ने जैसा कहा ना कि हम क्या कर सकते हैं, तो DP सिंह जी हम यही कर सकते हैं, 73वें संविधान संशोधन के अंदर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मॉडल है। धरती ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायतें जाग गई हो ना, आप अध्यक्ष हैं यूपी के, मैं भी आऊंगा, हम 2-3 साथी और आएंगे, हम गांव के रिसोर्स की एक की गणना करें, पानी का, उसके अंदर खनिज का, उसके अंदर गांव में निकल रही है। एक मैंने सेशन लिया था जो जोधपुर के पास में ये पत्थर निकल रहा है, तो स्टेट फंड था, पंचायतों को फंड मिलने के अंदर, तो उसने कहा साहब मेरे यहाँ से पूरा ये आपका विधानसभा बन गया, दुनिया भर का पत्थर मैंने दे दिया, मेरे पूरे गांव के सारे दिन धुएं से भर जाते हैं, उतनी मशीनें चलती है, हमें एक ढेला नहीं मिलता। अजीब मॉडल है, गांव को कोई लेना देना नहीं, उनको गाड़ियां निकल रही है, भर भर के ट्रकड़े निकल रहे हैं, पत्थर खोद रहे हैं और जोधपुर से पूरे हिंदुस्तान भर में वो अच्छा पत्थर निकलता है, वहां से लेके जाते हैं। ये संगमरमर रहा आपका, जाके जो लोग वहां आसपास है, शिवालाल जी ने बताया जो है वो मर रहे हैं, जैसे इन्होंने मिजोरम का, इनका मणिपुर का बताया ना उदाहरण, ये घूमते रहते हैं वहां। तो ये मॉडल बड़ा एबनॉर्मल है, तुम्हें निकालना है यार, तो हमें भी कुछ बात बता, क्यों निकालना है ये भी बता। हम रेगुलेशन की बात को कहाँ करें? RK जी अब आप क्या समाप्त करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इससे? कोई आप इस लाइन बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, इसमें तो एक ही बात निकलती है कुल मिलाकर के कि एक जन जागरण की तो जरूरत है ही है, जन जागृति बिना तो नहीं होगी।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मैं सरकारी ऑफिसर था रीको में या नागौर, और अंबुजा सीमेंट के लिए माइंस के लिए जमीन का अलॉटमेंट रीको के थ्रू करना था। वो हुआ, अलॉटमेंट हुआ तो काश्तकारों ने बात उठाई, हमने भी बात किया कि इसके अंदर आपको तो वन टाइम मुआवजा दे दिया जाएगा, क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि भाई अंबुजा सीमेंट हर समय जो अपना प्रॉफिट लेगी उसमें जो खातेदार है उनका भी प्रॉफिट रेगुलर, जब तक माइनिंग होती जब तक उनको पर एनम के हिसाब से जो भी प्रॉफिट है उनको मिलता रहे। तो काश्तकारों ने बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन भेजा, रिपोर्ट आई कि भाई पारके जी आप रिपोर्ट तो मैं ऑफिसर था, मैंने रिपोर्ट दी, मैंने कहा कि ये बात तो ठीक है, इनकी बात बिल्कुल सही लग रही है कि इसके अंदर इनकी भागीदारी दो। जो ये मिनरल निकाल रहे हैं, ये कैल्शियम जो सीमेंट वाला, तो चूना जो निकालते हैं इसको इनकी भागीदारी दे दो। ये जब मैंने कहा तो सरकार से फोन आया कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो क्या? मैं आपके सामने बता रहा हूं कि आप चुनाव सही बात कही। नहीं है। मैंने कहा कि ये बात चुनाव की नहीं है, ये बात है राइट की, लोगों के पीपल के राइट की बात। और झगड़ा चला, जोरदार चला झगड़ा, हालांकि वो बात तो नहीं मानी गई, लेकिन काश्तकारों को एक हुआ, मतलब उनके मन में बात आई कि यार बात तो आप सही बोल रहे हैं, मतलब आपने जो बात की हमारे भी जची उनके बात, और 2-4 छोटी मांगे उन्होंने पूरी भी कराई। आपको कड़वासा जी आप वहां यहीं थे, अब वो पता भी है, कोई रास्ते का मामला था और मामला था, वो लोगों ने करवाया। तो कहने का मतलब है, जैसे पंचायतों का आपने कहा, कानून में तो दिया हुआ है पंचायतें सब कुछ है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, पंचायतों का अपने पावर है, लेकिन उन पावर को यूज नहीं करते हैं या उनको पता ही नहीं है। तो ये हम जन जागृति कर सकते हैं, और धीरे धीरे वर्ल्ड की बात जो घनश्याम जी ने कही है, आप लोगों ने जो पहले कही है कि प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, इंसान को बचाना है, तो ये सारे इश्यूज तो हमको उठाने पड़ेंगे। धन्यवाद। सुवालाल जी आपका कुछ कहना है? अब हमारा टाइम तो ओवर हो गया, 1-2 मिनट में जो भी बात है आप सम अप भी कर दें, फाइनल कर दें। सुवालाल जी। हाँ, मेरे को यही कहना है कि जो नए जो कानून है माइंस मिनरल से डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, एक तो ये क्या है कि जो सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है उसको भी काफी कमजोर करता है, और ये कानून जो है ये बिल्कुल सेंटर के फेवर में है। जैसे आपने बताया कि कैसे जो स्टेट की जो ऑटोनॉमी है, स्टेट का जो पावर है, उसको मतलब कि इस बिल के रूप में, इस एक्ट के रूप में छीन लिया गया है राज्यों से। तो एक तो ये फेडरल जो सिस्टम है रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, जो रियल में एक तरीके से उसमें आता है, मतलब कंकरेंट लिस्ट में आता है, उससे निकाला गया है। तो एक तो ये बताना चाह रहा था मैं। दूसरा पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि इंटरनेशनल जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज के जो प्रोटोकॉल्स का हो, कन्वेंशन का हो, जो भी हुए हैं उनका भी फॉलो नहीं हो रहा है। इंडिया गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती है, चाहे वो ट्राइबल से रिलेटेड हो, चाहे अर्थ समिट से रिलेटेड हो, चाहे और भी जो है उनको भी ये फॉलो नहीं कर रही है सरकार। तीसरा ये है कि क्या किया जाए, हमें ये करना होगा कि हमें ये डिमांड रखनी होगी कि हमें ऑटोनॉमी दीजिए, गवर्नेंस के रूल, डिसीजन मेकिंग जो होते हैं मिनरल्स माइंस को लेके, उनमें डिसीजन मेकिंग की जो बॉडीज होती है उनमें रिप्रेजेंटेशन लोकल कम्युनिटी का होना चाहिए। एक तरीके से ऑल लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग के जितने भी लेवल है उन पर उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ तक कि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है नेशनल, उसमें भी मतलब कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कम्युनिटी का। नहीं तो ये जो ऑर्डर आते हैं कोर्ट के, ये भी इस तरीके से नहीं आ रहे हैं। तो मेरा यही सजेशन था कि लोकल कम्युनिटी को हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन हो, और जो एक्सपर्ट जो बनते हैं सोशल एनवायरनमेंट असेसमेंट के या क्लियरेंस के, उनमें भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और अभी इंडिया में बहुत शॉर्टेज है
एनवायरमेंट जो असेसमेंट की जो स्टडी होती है, टीम बनती है एक्सपर्ट की, उनमें एक्सपर्ट होते ही नहीं, कॉर्पोरेट के लोग आते हैं एक्सपर्ट बन के, और तो वो उन्हीं के फेवर में असेसमेंट की रिपोर्ट देते हैं। और सरकार भी क्या बैकडोर से ऐसे अधिकारियों को अपॉइंट करे, जॉइंट सेक्रेटरी या ऐसे लेवल के जो कॉर्पोरेट में सर्विस कर चुके हैं, और वहां से उनको हायर करती है, बैकडोर से एंट्री हो रही है और उनको जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है, और उनके अंडर में ये इस प्रकार के कानून बन रहे हैं और उनकी निगरानी में बन रहे हैं, और उन्हीं के निगरानी में ही ये टीमें बनती है, एक्सपर्ट की टीम होती है वो भी इन्हीं की निगरानी में बनती है। तो सारा कुल मिला के नीचे से लेके ग्राउंड से लेके पूरा टॉप लेवल तक एक तरीके से पूरा एक्सक्लूजन दिखता है लोकल लोगों का, जिनके जो रियल में ओनरशिप है रिसोर्सेज के। थैंक यू। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का। 2-3 मिनट अपने एक्स्ट्रा हो चुके हैं, और फिर अगले संडे को 11-22 पे किसी विशेष घटना, किसी चिंतन, किसी छाया मंत्रिमंडल के रूप में बात करेंगे। आप सभी के आने का और ज्ञान का उनका भागचंद जी का विशेष रूप से समय निकालने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।